चार्ज जो है बेसिकली लालच है ना। चार्ज एक लालच है, एक टर्मिनल्स पर चार्ज है, तो वो ज्यादा रिएक्टिव केस हो गया। मतलब सर ये क्या कह रहे हो, अभी आपने स्ट्रक्चर वो सब कुछ सिखाया नहीं है। अरे मान लो मैं आपको एक जादू से स्ट्रक्चर सिखा दूं तो मेरा जुगाड़ आपको कितनी हेल्प करने वाला है ये आप सोच भी नहीं सकते। ये वाली स्ट्रक्चर आप इतना जल्दी बना पाओगे, आपने कभी सोचा था? नहीं। अभी आप इनकी और चीजें भी निकालोगे। जब एटम अपनी जगह रहे और इलेक्ट्रॉन डांस करे उसको कहते हैं रेजोनेंस। उसको क्या कहते हैं? रेजोनेंस। हेलो बच्चों, वेलकम टू कंपटीशन वाला चैनल और रफ्तार नीट में आपका स्वागत है। मैं आपका एमडी सर आज लेकर आया हूं आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मल चार्ज निकालना सीखा था और मैंने आपको, जहां तक मुझे याद है, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें मैंने CO और CO2 के फॉर्मल चार्ज की बात करी थी। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं हम आज, है ना। आज का गोल हमारा ये रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं वो बात कर लेता हूं जो मैंने आपको बताई थी, है ना। आपका होमवर्क जो मैंने दिया था, होमवर्क वाला बात हम कर लेते हैं, उस पार्ट को कर लेते हैं, खत्म करते हैं उसको। क्या था? CO था एंड CO2 था, ये दो थे बेटा। CO का देखते हैं सबसे पहले। CO की स्ट्रक्चर हमने पहले बना रखी है, हमको पता है इसमें बीच में 3 बॉन्ड आएंगे। उसके बाद यहां पर भी एक लोन पेयर आया था और यहां पर भी एक लोन पेयर आया था। क्लियर है? फिर क्या करना है? हिसाब बराबर कर दो। हिसाब बराबर करने का मतलब है, समझ लो कि इधर के इधर इलेक्ट्रॉन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3। अब अगर आपको ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है तो जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं। बेटा कितने होने चाहिए सर? 6 होने चाहिए। अभी कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 6 माइनस 5 बताओ कितना लिख दूं? +1। इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? +1 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर देखो कितना होना चाहिए? 4 होने चाहिए। कार्बन के पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा बेटा? -1। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मल चार्ज आपने निकाल दिया। कार्बन के ऊपर भी और किस पर निकाल दिया आपने? कार्बन के ऊपर भी निकाल दिया और ऑक्सीजन के ऊपर भी निकाल दिया। क्योंकि प्लस और माइनस मिलके तो 0 हो ही जाएंगे, इसलिए ओवरऑल मॉलिक्यूल पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है बेटा। ओवरऑल मॉलिक्यूल पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, इसलिए वो CO जो है वो आपका 0 है। आई होप आप सबने ये कर ही लिया होगा, बहुत आसान सा था। उसके बाद हम बात करते हैं CO2 की। उसके बाद बात हम करते हैं किसकी? CO2 की। CO2 की 2 स्ट्रक्चर्स बनाई थी हमने। एक थी ऐसी वाली बेटा, C डबल बॉन्ड O, और एक थी बेटा ऐसी C ट्रिपल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ऐसा ही था बेटा, यही था ना। अब देख तू, इसको करते हैं क्या अपन? 1, ये 2, ये 3, ये 4। 1, 2, 3, 4। लोन पेयर कैसे निकालते हैं? तो आपको पता ही है कि ये 4 है तो इस पर भी 4 आएंगे। ठीक है, ये 4 हैं तो इसके भी 4 आएंगे। कार्बन के दोनों तरफ 4 और 4 8 हो गए, तो फिर ऑक्टेट पूरा हो गया, तो यहां पे कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, यानी लोन पेयर यानी नॉन बॉन्डिंग पेयर नहीं आएंगे। उसके बाद ये यहां पर कितने दिख रहे हैं आपको? 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये 4, ये 5, ये 6। 6 अगर है तो इस पे कितने लगा दूं? 2 बचेंगे, 8 हो गए। यहां पर कार्बन के ऊपर कुछ नहीं आएगा क्योंकि 6 इधर 2 इधर 8 हो गए। उसके बाद यहां पर 2 हैं तो यहां पर कितने आएंगे बेटा? 6 आ जाएंगे। टोटल 8 करने होते हैं। ठीक है, अब अपने को वही हिसाब किताब निकालना है, और हिसाब किताब का क्या मतलब है कि आपको चार्ज निकालना है। तो चार्ज में आप इसके काउंट करो इस तरफ, फिर इसके काउंट करो इस तरफ, यहां पर भी इसके काउंट करो, यहां पर भी इसके काउंट करो। सेम इसको यहां पे ऐसे भी देख लेना। अब देखते हो पहली वाली स्ट्रक्चर में चार्ज निकालते बेटा। पहली वाली स्ट्रक्चर में आओ, देखो ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए? 6। कितने होने चाहिए? 6। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 माइनस 6 यानी चार्ज हो गया क्या? 0। इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो गया? 0। कार्बन के पास कितने होने चाहिए? 4। 1, 2, 3, 4। 4 माइनस 4, इसके पास भी कितना आ गया? 0। इसके पास भी कितना आ गया? 0। चलो इसके ऑक्सीजन के ऊपर भी देख लें। अरे ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्डेड है और ऐसे का ऐसा है तो फिर से ऐसा ही तो होगा बेटा। 6 माइनस 6 कितना? 0। इस वाले स्ट्रक्चर में किसी पर चार्ज नहीं है, ओवरऑल मॉलिक्यूल में भी किसी पर चार्ज नहीं है। तो क्या ऐसा जरूरी है कि हर एक स्ट्रक्चर में चार्ज नहीं होगा? हो सकता है, हो सकता है। आ जाओ इधर आ जाओ, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5। इस वाले ऑक्सीजन की बात करें, कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 ही है, लेकिन कितने होने चाहिए थे? 6। तो 6 माइनस 5 कितना करोगे? +1 कर दोगे। कितना कर दोगे बेटा? +1 कर दोगे। उसके बाद यहां पर देखते हैं कार्बन के पास कितना है? 4 माइनस 4 है, कार्बन अभी भी 0 में है। यहां पर ऑक्सीजन देखते हैं, 6 माइनस कितना कर दूं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 6 माइनस 7 कितना आ जाएगा बेटा? -1। देखो -1 और +1 अभी भी 0 हो गया बेटा। -1 और +1 अभी भी क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब CO2 का चार्ज तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन बात यह है कि अगर मैं इसको बोल दूं स्ट्रक्चर फर्स्ट, इसको क्या बोल दूं? फर्स्ट, और इसको क्या बोल दूं? सेकंड, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन
सेकंड, या यूं कहूं सेकंड इज लेस स्टेबल देन फर्स्ट। रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज। चार्ज जो है वो अनस्टेबिलिटी लाता है। चार्ज जो है बेसिकली लालच है ना। चार्ज एक लालच है, एक टर्मिनल्स पर चार्ज है तो वो ज्यादा रिएक्टिव केस हो गया। मतलब अगर आप किसी एटम पर चार्ज देख रहे हो तो वो ज्यादा रिएक्टिव केस है, वो किसी रिएक्शन में जल्दी जा सकता है, किसी से भी रिएक्शन जल्दी कर सकता है। हम बात करें स्टेबिलिटी की तो इसका मतलब स्टेबिलिटी के लिए तो चार्ज कम से कम होना चाहिए। तो एक ऐसी स्ट्रक्चर जो जिसमें चार्ज नहीं है और एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें चार्ज है, ज्यादा स्टेबल कौन होगी बेटा? सेकंड वाली लेस स्टेबल होगी। ऐसे कर लो, फर्स्ट वाली ज्यादा स्टेबल होगी सेकंड से, है ना, स्टेबिलिटी। ठीक है, अब ये क्यों है कम? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज की प्रेजेंस है, इसलिए ये थोड़ी कम स्टेबल होती है। आई होप आप सबने ये होमवर्क किया होगा और आपने ये निकाल भी लिए होंगे फॉर्मल चार्ज। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बेटा एक चीज मुझे समझ आ गई, अब तक मैंने सीखा ऑक्टेट वाले केस से, और अब आगे जाके मैं इसको बिना ऑक्टेट में भी लगा दूंगा। एक ट्रिक मुझे समझ में आ गई, उस ट्रिक से मैं बहुत सारे ऑक्सो एनायंस की स्ट्रक्चर बना सकता हूं। सर ये क्या कह रहे हो, अभी आपने स्ट्रक्चर वो सब कुछ सिखाया नहीं है। अरे मान लो मैं आपको एक जादू से स्ट्रक्चर सिखा दूं तो, मतलब स्ट्रक्चर की शेप नहीं कह रहा हूं, हाँ, लेकिन उसमें कितने डबल हैं कितने सिंगल है ये मैं आपको अभी सिखा सकता हूं। मेरे पास एक जादू है, और वो जादू क्या है बेटा? मुझे यहां से एक जुगाड़ मिला, और वो जुगाड़ क्या मिल गया? वो जुगाड़ मिल गया कि जब जब भी मैंने ऑक्सीजन को ट्रिपल बॉन्डेड देखा, जब जब भी मैंने ऑक्सीजन को डबल बॉन्डेड देखा, और जब जब भी मैंने ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्डेड देखा, अब ध्यान से सुनना, जब जब भी मैंने ऑक्सीजन को ट्रिपल बॉन्डेड देखा उस पर फॉर्मल चार्ज कितना आया था? +1 आया था। देखो जरा, क्या ये ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्डेड था? इस पर फॉर्मल चार्ज कितना है? +1। क्या ये ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्डेड था? इस पर चार्ज कितना है? +1। ओजोन के अंदर एक ऑक्सीजन सेंटर वाला ऑक्सीजन 3 बॉन्डेड था। देखो, एक इधर और 2 इधर, ये भी तो 3 बॉन्ड था, तो इस पर +1 चार्ज आया था, याद करो। और जो भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है उन पर हमेशा फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। 0 डबल बॉन्डेड, 0 डबल बॉन्डेड, इस पर भी 0 आया था डबल बॉन्डेड। ठीक है, अब और जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उस पर हमेशा -1 आया था। मेरा जुगाड़ आपको कितनी हेल्प करने वाला है ये आप सोच भी नहीं सकते। हम अगली स्लाइड पर जाकर एक जादू करेंगे बेटा, अगली स्लाइड पर जाकर एक जादू करेंगे। आप देख लेना, ओजोन का सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन -1 चार्ज था, ओजोन का डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है वो 0 चार्ज था, और ओजोन का ट्रिपल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उस पर +1 चार्ज था। जहां कहीं पे भी ऑक्सीजन पर +1 देखोगे मतलब वो 3 बॉन्ड बना रहा होगा, जहां कहीं भी ऑक्सीजन पर -1 देखोगे फॉर्मल चार्ज मतलब वो एक ही बॉन्ड बना रहा होगा, और जहां कहीं पे भी ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं देखोगे इसका मतलब वो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा। ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्डेड होगा। यहां तक बात समझ आई? देखिए, इस जुगाड़ को आगे लेके चलते हैं और हम ये काम करते हैं। सर ये क्या बता रहे हो, क्या ये ऑक्टेट फॉलो करते हैं? नहीं करते, इनमें ऑक्टेट का रूल फॉलो नहीं होता। तो अब यहां पर वो ट्रिक नहीं लगानी है आपको कि अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मैंने जब भी पढ़ाया है बच्चे ये गलती जरूर करते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर में भी यही सब दिमाग लगा रहे होते हैं। बेटा लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो आपको इसमें पहली बात तो हर एक एटम का चार्ज तो पूछ नहीं रहा। आपने ऊपर हेडिंग में एक एवरेज वर्ड देखा होगा। क्या देखा होगा आपने? एक एवरेज वर्ड, एवरेज फॉर्मल चार्ज एंड एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। एवरेज फॉर्मल चार्ज एंड एवरेज बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है इस तरह की स्पीसीज में। और ये है ऑक्सो एनायंस। क्या है बेटा? ये ऑक्सो एनायंस है। ऑक्सो एनायंस में देखो सारे सराउंडिंग कौन होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं। और अभी हमने ऑक्सीजन की खूब सारी चीजें देख ली, 3 केस देखे हमने ऑक्सीजन का, और उस एक केस के अकॉर्डिंग हम सीधा सीधा जुगाड़ लिखेंगे। वो क्या है? देखो बेटा, सबसे पहला केस बना देता हूं मैं SO4 2-। ये 2- है, ये सही गलत लिखा हुआ है, SO4 2-। ठीक है, SO4 2-। अब देखो इसको SO4 2- को कैसे बनेगा। देखो बेटा, इसमें कितने ऑक्सीजन, जुगाड़ देखना, कितने ऑक्सीजन? 4। कितने ऑक्सीजन? 4। सर 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, सल्फर के चारों तरफ 4 ऑक्सीजन लगा दो भाई, सल्फर के चारों तरफ 4 ऑक्सीजन लगा दो, लगा दिए। ठीक है, चार्ज कितना है? -2। चार्ज कितना है? -2। जितने माइनस उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड।
जितने माइनस उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड। बताओ क्या कर दूं इसको, क्या इसको मैं 1 और 2 को सिंगल सिंगल लगा दूं? जिनको सिंगल लगाया उनको तुरंत माइनस लिख दो। अगर माइनस ही 2 है तो बाकी के बच्चे फिर डबल बॉन्डेड होंगे, तभी तो चार्ज नहीं होगा। हमने ये जुगाड़ सीखा, हमने ये ट्रिक सीखी कि ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है तो 0 होता है, और ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्डेड होता है तो -1 होता है। देखो ये समझ आ गया। कितना माइनस? 2 माइनस, मतलब इसमें 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो सिंगल बॉन्डेड हैं। समझ में आया? अब देखो दूसरा वाला केस, देखो कोई सा भी उठा लो बेटा। इसमें से आपने मान लीजिए PO4 3- उठा लिया। क्या उठा लिया आपने? PO4 3- उठा लिया, ये वाला वापस से। अब देखो फास्फोरस के चारों तरफ कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन लगा दो भैया, 4 ऑक्सीजन है। उसके बाद आपने ये देखा कि माइनस कितनों पर है? माइनस कितने हैं? 3 है। मतलब 3 ऐसे ऑक्सीजन होंगे जो क्या होंगे? सिंगल बॉन्डेड होंगे। जो भी सिंगल बॉन्डेड होंगे उनको क्या करेंगे? माइनस माइनस लगा देंगे। ये PO4 3- की स्ट्रक्चर हो गई। जादू में मजा आ रहा है? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही सही बता देना। एक जुगाड़ से काम कितना हो रहा है वो देखो। ये स्ट्रक्चर आप इतना जल्दी बना पाओगे, आपने कभी सोचा था? ये वाली स्ट्रक्चर आप इतना जल्दी बना पाओगे, आपने कभी सोचा था? नहीं। अभी आप इनकी और चीजें भी निकालोगे। जहां पर इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, जहां पर इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है वहां पर ये डबल बॉन्ड भी सब जगह घूमेंगे और ये माइनस चार्ज भी सब जगह घूमेगा, है ना? आगे जाके सीखोगे बेटा, उतना डिटेल में तो मैं आपको यहां नहीं पढ़ा सकता इक्विवेलेंट रेजोनेंस और वो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होते हैं। बट हां, मैं जो आपके सामने जितने केस लेके आया हूं ना, वो सब इक्विवेलेंट रेजोनेंस के केस है। मतलब वहां पर जितना माइनस होगा वो सारे सराउंडिंग ऑक्सीजन पर घूमेगा। अब मैं आपसे इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज पूछूं -1, इसका पूछूं -1, इसका पूछूं 0, इसका पूछूं 0, लेकिन मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं? एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। क्या पूछ रहा हूं मैं? एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। तो बताओ कितना होगा? अरे कितने माइनस हैं? -2 हैं। कितने ऑक्सीजन हैं? 4 हैं। तो ये -2/4 आएगा बेटा। एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन कितना? -2/4 आ जाएगा। और एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या पता है? ये जो डबल बॉन्ड है ना बेटा, ये डबल बॉन्ड एक जगह नहीं होता। ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस करता है, ये घूमता है। मतलब ये यहां पर नहीं है तो इसका मतलब है ये 2 डबल बॉन्ड चारों जगह हैं। इसको समझ ले कि अगर ये घूम घूम के अपनी स्ट्रक्चर बदल रहा है, जब एटम अपनी जगह रहे और इलेक्ट्रॉन डांस करे उसको कहते हैं रेजोनेंस। उसको क्या कहते हैं? रेजोनेंस। किसको कहते हैं? जब एटम अपनी जगह रहे और इलेक्ट्रॉन डांस करे तो कहलाता है रेजोनेंस बेटा। तो इसमें रेजोनेंस होगा, मतलब ये जो पाई के इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, ये घूमते रहते हैं। उसी तरह से जैसे ये -2 चारों पे घूम रहा था, उसी तरह से ये सारे बॉन्ड जो आपको दिख रहे हैं ये 2 के बीच में नहीं है। मतलब आपके टोटल बॉन्ड कितने हो गए बेटा? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर आएगा 6/4। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 6/4, क्योंकि ये 4 पेयर में घूमेंगे 6 बॉन्ड। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। समझ रहे हो बेटा? इसी तरह से देखो आप अब समझ जाओगे। एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, इसमें कितना आएगा? ये पहले वाला केस कितना आएगा बेटा? -3/4 हो जाएगा। क्या इसमें -3/4 हो जाएगा एवरेज फॉर्मल चार्ज? और इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। क्या इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर 5/4 हो जाएगा क्या? यस और नो? आपको मजा आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तो बचे हुए जितनी स्ट्रक्चर है ना बेटा, वो आप 1 मिनट के अंदर सारी बना सकते हो। 1 मिनट के अंदर आप ये सारा काम कर सकते हो। स्ट्रक्चर बना भी सकते हो और उसका क्या बन सकते हैं? सीधा सीधा एवरेज फॉर्मल चार्ज भी लिख सकते हो और एवरेज बॉन्ड ऑर्डर भी लिख सकते हो। जैसे मैं एक आधा एग्जांपल और ले लेता हूं बेटा। मैं मान लीजिए मैंने ले लिया कार्बोनेट आयन। मैंने क्या ले लिया? कार्बोनेट आयन। कार्बन के चारों तरफ कितने ऑक्सीजन? कार्बन के चारों तरफ कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन। माइनस कितनों पे हैं? 2 पे हैं। मतलब 2 सिंगल बॉन्डेड हैं। माइनस जितनों पे हैं वो सिंगल बॉन्डेड, बाकी डबल डबल। तो बताओ इसका एवरेज फॉर्मल चार्ज क्या लिख दूं? -2/3। इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना लिख दूं? 1, 2, 3, 4। टोटल बॉन्ड कितने? 4। सराउंडिंग कितने? 3। सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3। तो यहां पे आ जाएगा -2/3 एवरेज फॉर्मल चार्ज एंड 4/3 क्या हो जाएगा यहां पे? सीधा सीधा एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। आप इस तरह के खूब सारे ऑक्सो एनायंस के और भी कर सकते हो। बाकी के आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है बेटा, घर पर प्रैक्टिस करनी है। बाकी के ये आपका होमवर्क है, मैं बताता हूं। 1, ये 2, ये 3, 4 और एक और लिख दो ClO4-।
है ना, ये 5, ये सब आपका होमवर्क है, आपको घर से करके लाना है, ठीक है। ClO4 माइनस, ये सब आपका होमवर्क है, घर से करके लाना है। अच्छा एक मैं कर लेता हूं, चलो एक और कर लेता हूं, ClO4 माइनस में कर लेता हूं, ClO4 माइनस में कर देता हूं। क्लोरीन कितने ऑक्सीजन 4, कितने ऑक्सीजन 4, माइनस कितना सिर्फ 1, तो बाकी के सारे डबल डबल, बाकी के सारे डबल डबल। क्या लिख दूं, -1 बाई क्या लिख दूं, 4 लिख दूं। एवरेज फॉर्मल चार्ज, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर क्या लिख दूं, गिन लो भैया, 1 2 3 4 5 6 7, 7/4, ये लो खत्म खत्म। ये आपका काम, अब आप कितने मिनट में कर सकते हो ये आपके ऊपर है, फटाफट देखते ही ये सारे काम कर लेना बेटा, होमवर्क है घर पे कर लेना खुद ही, ठीक है बेटा। चले हम आज हमारे आगे वाले गोल पे बढ़े, जो हमने किया था कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, कोवेलेंसी क्या होती है वो सीखेंगे, और फिर आगे जाके हम स्ट्रक्चरल जो थ्योरी है हमारी, वेस्पर थ्योरी, VSEPR जिसको बोलते हैं, है ना, इन शॉर्ट वेस्पर बोल दिया जाता है, वैसे VSEPR बोलना ज्यादा ठीक है, तो उस पर हम आगे बढ़ेंगे। आ जाते हैं चलिए सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड पे, कि सर ये कोवेलेंट बॉन्ड है क्या। कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेटा शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। कोवेलेंट बॉन्ड में कोई भी कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, है ना, कंप्लीट ट्रांसफर जैसा कोई फिनोमिना नहीं होता, वो आयनिक बॉन्ड होता है, और उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड हम पहले नहीं पढ़ेंगे, मैं आयनिक बॉन्ड पहले नहीं पढ़ाता, मैं कोवेलेंट बॉन्ड ही पहले पढ़ाता हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीजें जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड में हमको समझ आ जाती है। आयनिक बॉन्ड जो है वो थोड़ा इससे कम जो है, छोटा है और थोड़ा कम समझ में आता है, सॉरी, मतलब कम जरूरत पड़ती है उसकी हमको, लेकिन ये हमारा पूरा चैप्टर का जो है खूब सारा पार्ट जो है बेटा वो कवर करेगा, ठीक है। बढ़े आगे, देखिए सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड के लिए लिखा है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सादा जीवन उच्च विचार वाली बात है, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है बेटा, क्या किससे बनता है, इक्वल शेयरिंग से बनता है। फिर कोवेलेंसी एक वर्ड आ गया, वैलेंसी जो होता है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी किसको बोलते हैं बेटा, कंबाइनिंग। कुछ चीजें मैं नहीं लिखवाता हूं, यहां पर नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं उनको 2 तो 3 बार बोल रहा हूं, तो फिर आपको पेन से तुरंत साथ में लिखना होता है। जैसे वैलेंसी किसको कहते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। अगर वो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपनी कैपेसिटी, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कंबाइन हो रहा है, तो वहां पर कोवेलेंसी वर्ड आ जाता है। वैलेंसी के आके कोवेलेंट वैलेंसी, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं कोवैलेंसी। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं बेटा। आगे जाके हम सीखेंगे कि एक वर्ड और आएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या नाम आएगा, एक इलेक्ट्रोवैलेंसी वर्ड आएगा। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, तो भैया आयनिक बॉन्ड के थ्रू भी कोई एटम जो है, कोई एटम आयनिक बॉन्ड के जरिए भी तो कंबाइन हो सकता है। तो अगर वो आयनिक बॉन्ड के जरिए कंबाइन हो रहा है, वो भी उसकी कैपेसिटी है। इन जनरल होता है बेटा वैलेंसी। इन जनरल क्या होता है, वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। अगर वो एटम कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कंबाइन हो रहा है तो वो आ जाएगा कोवेलेंसी। और अगर वो एटम आयनिक बॉन्ड के थ्रू कंबाइन हो रहा है ना, तो वो आ जाएगा उसका क्या, इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे सोडियम होता है Na+, क्या होता है बेटा, सभी जानते हैं सोडियम क्या होता है, Na+। तो Na+ का मतलब है वो +1 जो है वो किसी -1 के साथ अट्रैक्ट होगा, मतलब वो एक एटम किसी एक से ही तो कनेक्ट हो सकता है, तो इसका मतलब है उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, 1। उसकी कितनी होगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। कैल्शियम +2 कितनी होगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। इसी तरह से फिलहाल हम आयनिक की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम अभी यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। आगे जाके हम सीखेंगे बेटा कि कोवेलेंट बॉन्ड में सिग्मा और पाई 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। आगे सीखेंगे भी कि सिग्मा कैसे बनता है, पाई कैसे बनता है। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि कितने तरह के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा और पाई। उन सबको जोड़ दो। जैसे यहां पर ये सिग्मा है, क्योंकि ये फॉन्ट चेंज हो जाते हैं बेटा तो ये वापस नहीं आते। सिग्मा एंड पाई, सिग्मा एंड पाई। Total number of covalent bond formed by in an atom in a molecule, formed by an atom in a molecule, क्या कहलाता है, कोवेलेंसी। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, यहां पर समझा रहा हूं कि मान लो यहां पर मैंने आपसे पूछा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इन CO2। क्या लिखा मैंने, कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इन CO2 कितना होगा। देखो ये कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, ये कितने बॉन्ड बना रहा है, ये कितने बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 इधर और 2 इधर, तो क्या बोलोगे, इसको 4 बोलोगे, यही बोलोगे, 4 ही बोलोगे बेटा, ठीक है। उसके बाद कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोल दोगे, 2। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2। इस ऑक्सीजन की 2 है और इस वाले ऑक्सीजन की भी कितनी है, 2 है। कोवेलेंसी ऑफ बोरोन इन
BF3, बताओ क्या हो जाएगा? BF3 में बोरोन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 3। कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इन CH4 कितनी हो जाएगी? अगेन 4। तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहा है, बस वही उसकी कोवेलेंसी है। एक एटम क्या दूसरे मॉलिक्यूल में अलग तरह के बॉन्ड बना सकता है? क्या एक एटम मॉलिक्यूल बदलने पे नंबर ऑफ बॉन्ड बदल सकता है? यस, बिल्कुल बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे ले लो, कोवेलेंसी ऑफ बोरोन इन BH4 माइनस, क्या बोल दिया मैंने? BH4 माइनस, या इसको BF4 माइनस कर दो, एक ही बात है। वैसे वो ऐसा नहीं कि कंपाउंड गलत है, पर अभी आपके लिए समझ आ जाएगा, BF4 माइनस। अब देखो बोरोन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। अब बोरोन कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा? 4, क्योंकि बीच में बोरोन बैठा होगा, 4 फ्लोरीन जुड़े होंगे, तो 4 फ्लोरीन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? 4। जीवन में हमेशा याद रखना, हेलोजन और जो हाइड्रोजन है, हेलोजन्स और हाइड्रोजन्स हैं वो मोनोवेलेंट होते हैं बेटा। हेलोजन्स और हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो मोनोवेलेंट होते हैं। तो मतलब ये हेलोजन 3 है तो ये 3 ही बॉन्ड होंगे। मोनोवेलेंट का मतलब क्या होता है कि वो अपनी कोवेलेंसी जो है वो एक ही रख सकते हैं, वो अपनी कोवेलेंसी क्या कर सकते हैं? एक ही रख सकते हैं। अब आप इसमें फ्लोरीन की कोवेलेंसी पूछोगे तो एक ही है, तीनों फ्लोरीन की एक एक कोवेलेंसी है, तीनों को काउंट नहीं करना है, सम नहीं करनी है तीनों का, है ना। इसमें भी फ्लोरीन की कोवेलेंसी पूछो तो वो एक ही है। तो कोवेलेंसी का मतलब होता है एक एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, चाहे वो सेंट्रल एटम हो चाहे वो सराउंडिंग एटम हो। तो आपसे कभी भी ऐसा पूछ ले कि CH4 की कोवेलेंसी क्या है, कोई आपसे आके पूछे कि बता भाई CH4 की कोवेलेंसी क्या है, तो आप उससे बोलना कि तू सवाल पूछना सीख पहले जाके। क्या बोलोगे आप उसको? कि तू सवाल पूछना सीख। मॉलिक्यूल की कोवेलेंसी नहीं होती, मॉलिक्यूल के अंदर किसी पर्टिकुलर एटम की कोवेलेंसी होती है। तुझे पूछना है तो ये पूछ कि कार्बन की कोवेलेंसी CH4 में क्या है, क्योंकि बेटा CH4 तो में तो हाइड्रोजन भी है। अगर आप CH4 की कोवेलेंसी पूछ रहे हो तो टेक्निकली गलत है, ये सवाल पूछना ही गलत है, गलत सवाल है ये कि CH4 की कोवेलेंसी बता। CH4 की क्या कोवेलेंसी होती है? CH4 में कार्बन की 4 है और हाइड्रोजन की 1 है ना, ऐसे पूछते हैं बेटा। तो CH4 को इस तरह से नहीं पूछा जाता। मॉलिक्यूल की कोवेलेंसी नहीं होती, मॉलिक्यूल के अंदर किसकी कोवेलेंसी होती? एक एटम की होती, पर्टिकुलर एटम की होती। समझ रहे हो मेरी बात को? आ जाओ, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कैन बी 4 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। अच्छा पॉइंट है, समझने लायक पॉइंट है। सेकंड पीरियड के अंदर वैलेंस शेल, सबसे पहले बात तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करता है? वैलेंस शेल, ओनली वैलेंस शेल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो सेकंड पीरियड का मतलब वैलेंस शेल में कितना हो गया? एक तो 2s का डब्बा होगा और एक 2p का डब्बा होगा, यही होगा बेटा। 2s और 2p मिला के टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे? डब्बे तो ये सबशेल तो एक सबशेल है, ये भी एक सबशेल है, लेकिन इस 2p सबशेल में 2p सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 3। तो यहां पर टोटल कितने हैं? 4 ऑर्बिटल्स। 4 ऑर्बिटल्स, maximum 4 bonds can be formed है ना। तो इसीलिए मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स आ गए, तो मतलब ये है कोवेलेंसी मैक्सिमम कितनी होगी बेटा? कोवेलेंसी मैक्सिमम कितनी होगी? मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? 4। ठीक है, सबकी 4 होती है, सेकंड पीरियड वालों की स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि सेकंड पीरियड वालों की कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 तक जा सकती है, सबकी 4 होगी ऐसा इसने नहीं बोला। फ्लोरीन एक ही रख सकता है, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा, है तो सेकंड पीरियड का, लेकिन फ्लोरीन 4 बॉन्ड नहीं बनाता, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बनाता, है ना। फ्लोरीन 4 बॉन्ड नहीं बनाता, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बनाता, तो क्या हम इसको ऐसे बोल देंगे कि इनके भी 4-4 बॉन्ड लगाओ? सर आपने बोला है अभी, नहीं ऐसा नहीं बेटा। मैक्सिमम 4 हो सकती है, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होगी, मेरे कहने का मतलब यह है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर पाते। यानी कि यहां पर अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 2 3 4 और इसको लिख दूं कि ये 2d है, तो बताओ क्या सेकंड पीरियड ऐसा 2d नाम आपने कभी सुना बेटा? 2d नहीं होता। 2d नहीं होता तो इनके पास एक्स्ट्रा डब्बे नहीं है, बॉन्ड बनाने के लिए एक ऑर्बिटल की जरूरत पड़ती है बेटा।
जब बॉन्ड बनता है तो आगे जाके सीखोगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। किससे बनता है बेटा? ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। यानी एक बॉन्ड के लिए दो ऑर्बिटल मर्ज होते हैं, एक बॉन्ड के लिए दो ऑर्बिटल मर्ज होते हैं। एक सेंट्रल एटम प्रोवाइड कराता है और दूसरा जो सराउंडिंग एटम आता है वो प्रोवाइड कराता है। तो फिलहाल हम एक सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि अगर इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं तो इसके चारों डब्बों की जरूरत पड़ेगी और यहां पर डिफरेंट डिफरेंट 4 एटम आके अपने ऑर्बिटल देंगे। लेकिन बात मैं सेंट्रल एटम की कर रहा हूं, इसको कितने देने हैं? 4। एक डब्बे का एक बॉन्ड, एक ऑर्बिटल का एक बॉन्ड बनता है। इनके पास वैलेंस शेल में टोटल ही 4 डब्बे हैं, तो बताओ इनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? 4 ही हो जाएगी। क्या थर्ड पीरियड वाले भी सिर्फ 4 ही बनाएंगे या वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं? कर सकते हैं बेटा। कैसे? देखो थर्ड पीरियड वाला क्या होते हैं? थर्ड पीरियड वाले होते हैं बेटा इस तरह से। थर्ड पीरियड में क्या होगा? 3s होगा, 3p होगा और 3d भी हो सकता है। 3d वैकेंट होता है थर्ड पीरियड में। 3d में इलेक्ट्रॉन खुद के नहीं होते, वैकेंट होता है। पीरियोडिक टेबल से सोचोगे तो आपको लगेगा कि फोर्थ पीरियड में जाके 3d में पहला इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन बेटा ऐसा थोड़ी है कि थर्ड पीरियड के पास 3d नहीं है। थर्ड पीरियड वालों के पास 3d तो होता है लेकिन वैकेंट होता है। वैकेंट है तो कभी काम में ले लेंगे बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसका मतलब है यहां पर 3d अगर है, यहां पर अगर 3d है तो थर्ड पीरियड वाले जो अपनी कोवेलेंसी है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन एक्सटेंड देयर कोवेलेंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3d वैकेंट ऑर्बिटल। क्या बोला मैंने? यहां पे लिख रहा हूं बेटा, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स कैन एक्सटेंड their covalency more than 4 due to presence of 3d ऑर्बिटल्स। 3d ऑर्बिटल्स हैं तो बॉन्ड बनाने में काम में ले लेंगे जब जब जरूरत होगी। तो ऐसा नहीं कि जितने हैं सब काम में ले लेंगे, नहीं, जिसको जितनी जरूरत होगी उतना काम में ले लेगा। मतलब वो अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा तो कर ही सकता है ना बेटा, क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 डब्बों की तो कोई बाउंडेशन है नहीं जैसा सेकंड पीरियड वालों के पास थी। सेकंड पीरियड वालों के पास दिक्कत क्या थी? उनके पास बेचारों के पास 2d नहीं होता है। अब 2d नहीं होता है तो जो कुछ वैलेंस शेल में कितने हैं? 4 डब्बे हैं, मैक्सिमम बॉन्ड 4 ही बनाएंगे। लेकिन सेकंड पीरियड वालों के पास ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड पीरियड वालों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसको एक्सटेंड करो, लेकिन थर्ड पीरियड वालों में हमेशा हमेशा वो एक्सटेंड कर सकते हैं। आप अभी एग्जांपल्स करवाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेंगे। चलो यहां पे आओ, देखो यहां पे आओ, देखो NCl3 मैंने क्या लिखा? सीधा सीधा। अब अपन ने जो कुछ अभी छोटी सी बात पढ़ी है, लेकिन आप कैसे सवाल कर सकते हो? NCl3 NCl5 PCl NCl3 NCl5 PCl3 PCl5, ठीक है? BF4 माइनस BF6 2 माइनस BF6 3 माइनस सॉरी एंड AlF6 3 माइनस, ठीक है? उसके बाद है BF3, उसके बाद है NH4 प्लस। आपको सिर्फ ये पता करना है कौन एग्जिस्ट करता है और कौन एग्जिस्ट नहीं करता है। कौन एग्जिस्ट करता है और कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कुछ आपने सीखा उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। क्या एक और लिख दो जो नीट में पूछा हुआ भी है, CCl6 2 माइनस, है ना? CCl6 2 माइनस CCl4, ठीक है? उसके बाद इतने मेरे ख्याल से काफी है ना? इससे सीख जाओगे आप कोवेलेंसी वाला सीन तो सारा। चलो आ जाओ, देखो NCl3 नाइट्रोजन पहचानो, कौन से पीरियड का? सेकंड पीरियड का। मैक्सिमम कितने बना सकता है? सिर्फ 4। यहां पर तो 3 ही बना रहा है, एग्जिस्ट कर जाएगा। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा? 5। असंभव, असंभव, यानी काट दो। इसकी कोवेलेंसी 5 हो नहीं सकती। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 5 नहीं हो सकती बिकॉज नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन है आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट, वो नहीं बनाएगा। PCl3 एग्जिस्ट कर सकता है, थर्ड पीरियड का है। आप देखो फास्फोरस जो है वो थर्ड पीरियड का है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का था इसलिए 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन फास्फोरस तो अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है। इवन दैट PCl6 माइनस भी एग्जिस्ट करता है।
तो थर्ड पीरियड वालों के पास कोई बाउंडेशन नहीं है, वो बॉन्ड बना सकते हैं। अब आपकी मर्जी, ऐसा नहीं कि आप सर PCl 6 माइनस लिख रहे हो तो आप PCl 7 2 माइनस लिख दो, PCl 8 3 माइनस लिख दो, ऐसा नहीं है। कंपाउंड का एग्जिस्ट करना और नहीं करना सिर्फ कोवेलेंसी पर बेस्ड नहीं होता, और भी फैक्टर्स होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस नाम की भी कोई चीज होती है ना, कि भाई फास्फोरस की साइज और क्लोरीन की साइज का एक रेशियो तो सेट होना चाहिए, है ना, कि क्लोरीन की इतनी साइज है कि ये 6 ही आ सकते हैं, वरना साइड में इतनी भीड़ हो जाएगी कि आपस में एटम रिपल्शन करेंगे और वो एटम एग्जिस्ट, वो जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो जरा इसमें कि BF4 माइनस बोरोन है, 4 बॉन्ड बना रहा है, बना सकता है। बोरोन 6 बॉन्ड बना रहा है, अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, काट दो, सेकंड पीरियड का है, मैक्सिमम 4 बना सकता है। एल्यूमिनियम 6 बॉन्ड बना रहा है, बना सकता है क्योंकि थर्ड पीरियड का है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। BF3 तो बन ही सकता है। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है, अभी बताऊंगा कब बनाता है कब नहीं, वो सब हम आगे वाली स्लाइड पर जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम ये सीखेंगे कि जब कभी भी नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड देख लो, जब कभी भी नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड देख लो तो समझ जाना उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जब कभी भी नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड देख लो तो समझ जाना उसमें कोऑर्डिनेट है। जब कभी बोरोन के भी 4 बॉन्ड देख लो तो समझ जाना उसमें कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में जब भी 4 बॉन्ड देख लो तो समझ जाना उसमें कोऑर्डिनेट है, क्योंकि आप इतना ही समझते हो, है ना, तो इतना नहीं समझना है, जो मैं बोल रहा हूं बस उन्हीं के लिए समझना है। बोरोन को 4 बॉन्ड बनाते हुए देखो, कोऑर्डिनेट होगा। नाइट्रोजन को 4 बॉन्ड बनाते देखो, कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन जब कभी भी दुनिया में किसी को भी 4 बॉन्ड बनाते देखो, कह रहे कोऑर्डिनेट होगा। ये गलती मत करना कि सर आपने बोला था, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, बता रहा हूं मैं, मेरे पे कोई भी इल्जाम नहीं लगाएगा ऐसा। हाँ, CCl6 2 माइनस नहीं बन सकता, कार्बन 6 बॉन्ड नहीं बना सकता, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, बनता है। CH4 बनता है ना बेटा। तो ये सारी चीजें जो है वो हम अभी तक जो कुछ भी सीखा, बिल्कुल छोटी सी बात सीखी थी हमने कि कोवेलेंसी का डिफरेंस थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड वालों में, है ना, तो बस उससे हमने कुछ ऐसे सवाल किए, इसमें से 2 केस नीट में पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट वन NCl5, सेकंड वन BF6 3 माइनस एंड AlF6 3 माइनस। ये आपको पी ब्लॉक के अंदर जाके बकायदा बोरोन की एनोमेलस प्रॉपर्टी के अंदर दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि बोरोन 4 बॉन्ड बना नहीं सकता, इसलिए अपना बॉन्डिंग के अंदर एनोमेलस बिहेवियर दिखाता है, और इसी ग्रुप के बाकी के एलिमेंट्स जो हैं वो 4 से ज्यादा कोवेलेंसी रख सकते हैं। ये 2 एग्जांपल वहां लिखे हुए हैं, 11th क्लास की NCERT में पी ब्लॉक के अंदर जाके आपको मिलेगा, और ये एक बार पूछा जा चुका है, ये पूछा भी जा चुका है नीट के अंदर। इसके अंदर आपके पास ये भी नीट के अंदर एक एग्जांपल, मतलब ऑप्शन बन के किसी सवाल में आया था, कौन सा एग्जिस्ट करता है कौन सा नहीं। आप खुद सोचो, मैंने आपको इतनी सी बात बताई, एक ये और एक ये, 3 तो ऐसे केस बता दिए जो नीट में आ चुके हैं। बहुत सिंपल सी बातों पर सवाल आते हैं बेटा नीट में, छोटा सा बस दिमाग लगाना होता है और कुछ नहीं है। चलिए समझ में आया बेटा, चलो इसको नोट करो आप, जल्दी से नोट करो इसको। हाँ भाई नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है वो सीखते हैं बेटा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है, पहली बात तो ये भी बनता तो शेयरिंग से है, लेकिन कैसी शेयरिंग से बनता है बेटा, अनइक्वल शेयरिंग से। कैसी शेयरिंग से बनता है, अनइक्वल शेयरिंग से। यानी ऐसा नहीं है कि इसमें एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन दे और दूसरा 1 दे, ऐसा नहीं है। इसमें एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन देगा पूरे के पूरे, ठीक है, और एक एटम सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा। मतलब कि ये कंडीशन आप समझना कि इसका मतलब हुआ कि एक तो डोनर हो जाएगा बेटा और एक क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये रहा, यहां पे एक कोई एटम है A और उसके पास एक डब्बे में लोन पेयर पड़े हैं। लोन पेयर का मतलब क्या हो गया, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे एक डब्बे में। और उसके बाद उसके पास एक एटम आया, उसने कहा मेरे पास इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या बोला उसने, मेरे पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, बताओ तुम मेरे साथ कैसे बॉन्ड बना सकते हो। तो इसने कहा कोई बात नहीं, अपन शेयरिंग कर लेंगे। क्या बोला, हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं, मैं आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता हूं, मैं आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता हूं। जब ये ऐसा बन गया तो इसको क्या बोल देते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बताओ A और B पहले से जुड़े हुए थे या पहली बार जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो इसका नाम होगा सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्या सर पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, यस होता है। तो सिग्मा बनने के बाद पाई बनता है, इसका मतलब फिर पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसको बोलोगे। मान लो यहां पर A और B पहले से जुड़े हुए हैं, मान लो दूसरा केस है, A और B क्या है, पहले से जुड़े हुए हैं, एडजेसेंट है।
उसके बाद कुछ कंडीशंस होती है पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे यहां पर। उसके बाद इसके पास एक डब्बा और है जिसमें लोन पेयर है और इसके पास खाली डब्बा है, पहले से जुड़े हुए हैं, एडजेसेंट है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, पहले से जुड़े हुए हैं, तो अब ये वापस तो जुड़ेंगे नहीं, पहली बार तो जुड़ेंगे नहीं। मतलब इस कंडीशन में जो आपका बनेगा बॉन्ड वो बनेगा तो कोऑर्डिनेट, लेकिन कैसा होगा बेटा, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो ये जब डोनेट करेगा तो इसको क्या बोलते हैं, ये कुछ ऐसा बनेगा, एक बॉन्ड पहले से था, दूसरा अब बन गया, इसको बोलते हैं बेटा पाई कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको, पाई कोऑर्डिनेट। और पाई कोऑर्डिनेट का एक नाम होता है बेटा बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, बैक बॉन्डिंग। ये हम आगे पढ़ेंगे, बाद में डिस्कस करने वाले हैं, अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। अभी हमारा सिर्फ फोकस किस पे रहेगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ किस पे रहेगा, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे रहेगा, है ना। अब देखते हैं सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में और समझते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन को मैं अगर नॉर्मल बॉन्ड के बीच में लिखना चाहूं, मतलब नॉर्मल बॉन्ड की तरह जो हम जैसे लिखते हैं, ऐसा एरो वाला नहीं लिख के सिंगल वाला ऐसे बॉन्ड बनाना चाहूं, तो बेटा जिसने दिया उसके ऊपर प्लस और जिसने लिया उसके ऊपर माइनस आएगा, है ना। अगर आपको इस बॉन्ड को नॉर्मल बॉन्ड की तरह रिप्रेजेंट करना है तो जिसने दिया उसके ऊपर प्लस और जिसने लिया उसके ऊपर माइनस। अब आप बोलोगे कि सर 2 दिए थे तो 2 प्लस आने चाहिए थे, 2 दिए थे तो 2 प्लस आने चाहिए थे, लेकिन बेटा अगर आप देखोगे तो एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन तो कुछ इसी तरह से होंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो इसी की तरफ होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो इसी की तरफ होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ही है, तो वाकई में नुकसान 2 का हुआ या 1 का हुआ, तो कायदे से देखोगे तो नुकसान किसका हुआ बेटा, 1 का ही तो हुआ, क्योंकि एक तो अभी भी अपनी तरफ ही तो है। कहने को ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जब बात आती है चार्ज की तो +1 -1 ही देना पड़ेगा। इस बॉन्ड को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह रिप्रेजेंट करने पर चार्जेस लगाए जाते हैं, चार्ज जो है वो आपको लगाने पड़ेंगे। उसके बाद बनने के बाद आप ये बता नहीं सकते कि कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट था और कौन सा सिंपल कोवेलेंट था। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया इसको एरो लगाते हैं, अभी तो आपने बताया कि अगर एरो नहीं लगाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताता हूं। बुक्स वगैरह में या आगे जाके आप जब पढ़ोगे तो ये बताया तक नहीं जाता कि इसमें कोऑर्डिनेट कौन सा है, मतलब कि ना तो वो एरो लगाते हैं ना वो चार्जेस लगाते हैं, बस आपको जो है फॉर्मेशन अगर पता है तो आप बता सकते हो कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इसलिए टाइप ऑफ फॉर्मेशन पता अलग होता है, इसके अलावा इसकी बॉन्ड एनर्जी, इसकी बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, सब कुछ कैसी होती है, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर ही होती है, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा यहां पे NH3, क्या रहा बेटा यहां पे NH3, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। अभी आगे सब सीख जाओगे, है ना, आगे सब सीख जाओ, अगले एक लेक्चर के बाद आप बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत चीजें सीख जाओगे जिससे आप खुद सोच सकते हो। अभी आपके लिए थोड़ी समस्या ये है कि सर हमको कैसे पता है कि ये लोन पेयर है, तो सिंपल सा बताता हूं बेटा, है ना, अभी सुन लो, अभी के लिए सिंपल सा बता रहा हूं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 5। 5 में से काम कितने आए, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे, 3 काम आ गए। 3 अगर काम आ गए, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में काम आ गए, तो बताओ बचे कितने, 2। मतलब इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है जो किसी वैकेंट ऑर्बिटल में पड़ा है। फिर इसके पास H+ आया, कौन आया बेटा, H+ आया। H के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, तो H+ के पास कुछ नहीं होगा। H के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है, तो H+ के पास कुछ नहीं होगा। मतलब H+ अपने आप में क्या है, एक खाली डब्बा ही तो है बेटा, H+ अपने आप में क्या है, एक खाली डब्बा है। ये इसने यहां पे डोनेट कर दिया, इसने यहां पे डोनेट कर दिया, ये कुछ ऐसा ही तो है। ये A एटम कौन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और ये B एटम कौन हो गया बेटा, H+ हो गया। जब इसने ये डोनेट कर दिया तो बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं H+, क्या लिख सकते हैं इसको, कोऑर्डिनेट H+, और यहां पे क्या लिखेंगे, H, और ये रहा H और ये रहा H, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इसको आपने ऐसे लिखा, हमको आप नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह दिखा के बताओ। तो बेटा मैं इसको नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह कैसे दिखाऊंगा, गया सुनना। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह दिखाने का मतलब है कि यहां पे मैं N लिखूंगा, फिर यहां पे H लिखूंगा, इसने दिया तो इस पे प्लस आएगा, इसने लिया तो इस पर माइनस आएगा, और इसके पास पहले से प्लस है अपना।
H प्लस को दिया तो H प्लस के ऊपर कैसा आएगा, माइनस चार्ज आएगा, और यहां पे H हो जाएगा, यहां पे H हो जाएगा, और यहां पे H हो जाएगा। जरा मुझे बताओ, क्या ये माइनस और प्लस तो कट जाएंगे, ये माइनस प्लस तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कैसा, ओवरऑल चार्ज क्या बचेगा, प्लस बचेगा। जुगाड़ क्या कहता है, वो जुगाड़ ये कहता है कि जो भी चार्ज स्पीसीज आएगी, जो भी चार्ज लेके आएगा, वही चार्ज तो एक्स्ट्रा बचेगा। बेटा खुद सोचो ना कि अगर यहां पर अगर आप इसको नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये तो प्लस माइनस बन रहा है, ये क्या बन रहा है, प्लस माइनस बन रहा है। अब प्लस माइनस तो बराबर हो ही रहे हैं ना, कैंसिल आउट हो ही रहे हैं ना, अगर आप वैसे सोचते हो तो प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो ही रहे हैं। तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज कौन सा है, जो स्पीसीज चार्ज लेके आ रही, जो भी स्पीसीज नहीं जुड़ रही है उस पर जो भी चार्ज है, माइनस है तो माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हमेशा ही होना है बेटा, और प्लस है तो प्लस एक्स्ट्रा आ जाएगा। यहां पर ये H क्या लेके आया, प्लस लेके आया, मतलब ओवरऑल इस स्पीसीज पे चार्ज कितना बचेगा, तो प्लस बचेगा। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं बेटा, N, ये H, ये H, ये H, ये H, और ये NH4 प्लस बनता है। क्या बनता है, ये NH4 प्लस अमोनियम आयन बनता है। क्या बनता है बेटा, ये अमोनियम आयन, अमोनियम आयन बनता है NH4 प्लस। कैसे बनता है, NH3 और H प्लस के साथ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, NH3 और H प्लस के साथ। NH3 यहां पर क्या कर रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है, NH3 क्या कर रहा है बेटा, लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन, H प्लस। जो लोन पेयर डोनेट होता है, लोन पेयर डोनर जो होता है वो उसको कहते हैं बेटा लुईस बेस। क्या बोलते हैं उसको, लुईस बेस, यहां पे बता रहा हूं अलग से। और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहते हैं, लुईस एसिड। अब आप बोलोगे सर कैसे याद रखें, तो मैं जिंदगी भर याद रहे वैसा जुगाड़ बता रहा हूं, एक ही बता रहा हूं, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। ये ए है, ये ए है, ए से ए याद रख लेना। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट का ए और एसिड का ए खत्म, एक्सेप्ट करने वाला क्या होगा, एसिड होगा, तो इसका मतलब है फिर डोनर करने वाला क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप डी से बी मिलाने बैठ जाओ, नहीं बेटा, ये जुगाड़ होते हैं, तो जुगाड़ जीवन भर याद रखने के लिए तरीका होता है, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, कभी कभी भूल जाते हैं कि यार डोनर था या एक्सेप्टर था, क्या था, एसिड किसको कहते थे। सिंपल सा तरीका बेटा, ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्ट। ठीक है, जो लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज होती है, लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज होती है, वो क्या करता है, लुईस एसिड होता है। ध्यान रख लेना, लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज क्या होती है, लुईस एसिड होती है। इसमें लोन पेयर एसिड किसने किया है ना, H प्लस ने किया। इसने लोन पेयर दिया किसने, NH3 माइनस ने दिया। तो ये लुईस बेस और लुईस एसिड का इंटरेक्शन है, ये अमोनियम आयन होता है। इसमें सारी NH बॉन्ड, इसमें देखो, इसमें अगर ये बॉन्ड अलग होता, इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन। अगर ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के जैसा नहीं होता तो हम ये बोलते कि इसमें फिर एक बॉन्ड अलग स्ट्रेंथ रखता, लेकिन ऐसा नहीं है। चेक किया गया, इसकी सारी ऑल NH bonds या इसको कहते हैं all NH bonds are equivalent in all aspect एक्सेप्ट फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उसमें वो एक बॉन्ड अलग होगा, ठीक है मानता हूं, लेकिन इसके अलावा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, सब कुछ एक जैसा है, सारे एस्पेक्ट में ये एक जैसा होगा बेटा। ऑल NH बॉन्ड लेंथ्स आर इक्विवेलेंट इन ऑल एस्पेक्ट। मतलब कि यहां पर हम अब दो तीन चीजें जो हमने सीख ली है, हमको पता है अनइक्वल शेयरिंग से बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड डोनर एंड एक्सेप्टर। इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, अब आ जाओ आगे करते हैं। यहां पर एक और चीज समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको पूछ लिया कि इनमें से, अब मैं आपको कोवेलेंसी सिखा रहा हूं, थोड़ा सा हम अलग सी चीज पढ़ रहे हैं वैसे, ताकि आप कुछ इस तरह के सवाल कर पाओ कि सर हमको ऐसे सवाल नहीं आते कि ये कौन सी एक्साइटेशन स्टेट में बना है कंपाउंड या किस तरह से बना है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। कोवेलेंसी ऑफ बोरोन, बोरोन क्या होता है बेटा, 1s2 2s2 2p1। हमको मतलब किससे, सिर्फ वैलेंस शेल से, तो मतलब है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन हुए। अगर बोरोन को ग्राउंड स्टेट में देखोगे, मैं सिर्फ वैलेंस शेल बना रहा हूं बेटा, सिर्फ वैलेंस शेल बना रहा हूं, मतलब क्योंकि वो बॉन्डिंग में वही काम करती है, तो मैं सिर्फ 2s और 2p बना रहा हूं। तो जब आप इसको ग्राउंड स्टेट में देखोगे तो ये ऐसा है, जब आप इसको ग्राउंड स्टेट में देखोगे तो ये 2s2 2p1 है, तो ये ऐसा होगा बेटा। ठीक है, अब क्या करोगे आप,
ग्राउंड स्टेट में बोरोन का कोई भी कंपाउंड नहीं देखा गया, आज दिन तक ग्राउंड स्टेट में बोरोन का कोई भी कंपाउंड नहीं देखा गया। बोरोन ने हमेशा एक्साइटेशन फर्स्ट स्टेट में कंपाउंड बनाया है। तो बताओ अब अगर बोरोन ES फर्स्ट में अपना कंपाउंड बनाएगा तो पहले अपने इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या करेगा, एक्साइट करेगा, एक्साइट करके कहां ले आएगा, यहां ले आएगा। अब आप खुद सोचो, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3, मतलब ये 3 बॉन्ड तो नॉर्मल वाले बना सकता है। कब? जब इसके पास कोई स्पीसीज ऐसी आए जो अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दे। मतलब जैसे मान लीजिए इसको अप्रोच किया किसने, फ्लोरीन ने किया। इसको किसने अप्रोच किया, फ्लोरीन ने किया। तो बताओ एक फ्लोरीन देगा, एक ये देगा, एक फ्लोरीन देगा, एक ये देगा, एक फ्लोरीन देगा, एक ये देगा। तो इस तरह से 3 फ्लोरीन आएंगे तो यहां पर BF3 बन जाएगा। लेकिन बेटा अभी भी बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, अभी भी बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब है अभी और भी हो सकता है बॉन्ड। लेकिन फिलहाल यहां पर अगर हम देखें, पहले केस में देखें तो यहां पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड। कितने बन रहे हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड। 3 कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कोवेलेंसी कितनी हो गई, कोवेलेंसी कितनी हो गई बेटा, 3। एग्जाम्पल लिख रहा हूं खूब सारे ऐसे जिसमें बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है, वो सब बोरोन का ये वाला एग्जाम्पल होगा बेटा, BF3 BCl3। जहां कहीं पे भी बोरोन को 3 बॉन्ड बनाते हुए देख लो, जहां कहीं पे भी बोरोन को 3 बॉन्ड बनाते हुए देख रहे हो, मतलब वो सब ऐसे ही बने हैं, इसी तरह से बनेंगे, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में ही बनेंगे। अब एक काम और हो सकता है, क्या बोरोन का फर्स्ट ES फर्स्ट जो है उसमें कुछ और हो सकता है क्या, बताओ। देखो बेटा यहां पर क्या था, ये ऐसा था बेटा, ठीक है, यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन। अगर इसको 4th बॉन्ड बनाना है तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर इसको 4था बॉन्ड बनाना है तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। लेकिन इसके पास क्या है बेटा, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि वैकेंट ऑर्बिटल भी बॉन्ड बना सकता है जब उसके पास कोई डोनर एटम आ जाए। और डोनर एटम क्या करेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लाएगा और इससे क्या बोलेगा कि चल कोई नहीं, तू अपना खाली डब्बा दे दे। क्या बोलेगा, तू अपना खाली डब्बा दे दे, मैं यहां पे डोनर कर दूंगा। मतलब यहां से ये वाला बॉन्ड भी बन सकता है by accepting लोन पेयर ये 4th बॉन्ड भी बना सकता है। और ये वाला बॉन्ड कैसा होगा बेटा, सिग्मा कोऑर्डिनेट। कैसा होगा, सिग्मा कोऑर्डिनेट। ये कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया आपका सिग्मा कोऑर्डिनेट, और ये आपको पहले से पता ही है, तो इसमें लिख दूंगा 3 कोवेलेंट प्लस एक सिग्मा कोऑर्डिनेट हो गया। बताओ टोटल कोवेलेंसी कितनी हो गई, कोवेलेंसी हो गई आपकी कितनी, 4। अब कोवेलेंसी कितनी हो गई, 4। मतलब अब एक बात ध्यान रखना, दुनिया में जब भी बोरोन को 4 बॉन्ड बनाते हुए देखो, दुनिया में जब भी बोरोन को 4 बॉन्ड बनाते हुए देखो, जुगाड़ है बेटा कहीं पे लिख लेना, दुनिया में जब भी बोरोन को 4 बॉन्ड बनाते हुए देखो, पहली बात तो बोरोन माइनस खाएगा, दूसरी बात उसमें सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। माइनस क्यों खाएगा, क्योंकि बेटा वो एक्सेप्ट करके ही 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है जो डोनेट करे, इसके पास खाली डब्बा है, ये एक्सेप्ट करेगा। और बेटा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले पर चार्ज कैसा आएगा, माइनस। कैसा चार्ज आएगा, माइनस। तो बोरोन को दुनिया में जब भी 4 बॉन्ड बनाते हुए देख लो तो लगा देना माइनस दिखेगा उस पे, 100% है। अब देखो मैं यहां पे आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूं, आप बोलोगे क्या सर अभी आपने बताया तो बिल्कुल सही लग रहा है। हाँ, BF4 लिखा, जैसे ही BF4 लिखा माइनस लगा दो, जैसे ही BF4 लिखा माइनस लगा दो, जैसे ही BOH का होल 4 लिखा माइनस लगा दो, जैसे ही BH4 लिखा माइनस लगा दो। ऐसे खूब सारे जहां जहां पर आपको बोरोन 4 बॉन्ड बनाता हुआ दिखे, वैसे इन 3 केस के अलावा आपको कहीं ज्यादा दिखेगा नहीं, इन 3 केस के अलावा आपको कहीं ज्यादा दिखेगा नहीं, तो बोरोन पे जो है वो माइनस चार्ज आएगा। अब बात आती है कि सर ये माइनस चार्ज क्यों आया, क्योंकि अटैकिंग स्पीसीज कौन सी थी बेटा, मान लिया कि अटैकिंग स्पीसीज के पास क्या था, माइनस था। तो कभी कभी चार्ज हट सकता है, मानता हूं, लेकिन यह बात तो तय है कि 4 बॉन्ड जब भी बनाएगा तो वो उसके अंदर सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो होगा, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो जरूर होगा। बोरोन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा उसके पास क्या होगा, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड जरूर होगा, इस बात का ध्यान रख लेना। इन सब में ये कैसे बना है बेटा, ये बना है BF3 प्लस F- से, मतलब F- ने इसको लोन पे डोनेट किया होगा। ये कैसे बना है, BOH का होल थ्राइस
प्लस क्या बन गया OH माइनस, तो इसने इसको डोनेट किया होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, ये आएगा ये क्या BH3 और इसने क्या H माइनस, तो H माइनस ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा। तो इसका मतलब है ये सब में सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इन सब में क्या है, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो आप साथ के साथ दो दो सवाल करते जा रहे हो। आप कोवेलेंसी का सवाल पूछ ले तो करते जा रहे हो, आपसे एक्साइटेशन स्टेट का सवाल पूछ ले कि ये कंपाउंड कौन सी एक्साइटेशन स्टेट में बने हैं, तो ये भी फर्स्ट में बने हैं, ये भी फर्स्ट में बने हैं। बोरोन ग्राउंड में बनाता नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सब कुछ कंपाउंड फर्स्ट में ही होंगे। उसके बाद आप ये भी बोल सकते हो कि किसमें सिग्मा कोऑर्डिनेट है और किसमें नहीं है। इस तरह के कुछ सवाल भी आप साथ के साथ करते जा रहे हो बेटा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोवेलेंसी पढ़ रहे हो। अगला अगला हम देखते हैं क्या, कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। क्या बोलेंगे हम, कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी देखते क्या होता है, 1s2 होता है बेटा, 2s2 होता है, 2p3 होता है। ठीक है, ये वैलेंस शेल होती है, हम इसी को बनाएंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट बनाएंगे, नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 2s और फिर यहाँ पे 2p3, तो ये ऐसा हो जाएगा, 1 ये 2 ये 3। बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकता है, बताओ ये क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकता है, नहीं कर सकता। मतलब नाइट्रोजन कभी एक्साइटेशन स्टेट में आएगा, बोले नहीं आएगा, एक्साइटेशन स्टेट में आ ही नहीं सकता, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन को प्रमोट नहीं कर सकता। तो जो भी कंपाउंड, इसको देखकर आपके दिमाग में एक जुगाड़ आया, और वो जुगाड़ क्या है कि नाइट्रोजन के जितने कंपाउंड है सब ग्राउंड स्टेट में बनते हैं। नाइट्रोजन के जितने कंपाउंड है सारे के सारे कौन से स्टेट में बनते हैं, ग्राउंड स्टेट में बनते हैं। ठीक है, कोई भी नाइट्रोजन का कंपाउंड देख लो, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, मैक्सिमम 4 ही बना सकता है, तो सब के सब क्या बनेंगे, ग्राउंड स्टेट में ही बनेंगे। अभी देखो, अभी तो ये सिंपल वाले 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। क्या बना सकता है, ये 3 कोवेलेंट। अभी पहला केस ले रहे हैं, तो यहां पे मान लीजिए अपन ने बना दिया 3 कोवेलेंट बॉन्ड नॉर्मल वाले। तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं बेटा, इसमें एग्जांपल हो गए NH3 हो गया, है ना, इसमें वो जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है NF3 हो गया, उसके बाद NCl3 हो गया, उसके बाद NBr3 हो गया। तो ऐसे सारे कंपाउंड, ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन कोवेलेंसी कितनी शो करे, 3 शो करे, तो वो बताएंगे आपको क्या कि उसमें बॉन्डिंग हुई है ग्राउंड स्टेट में और 3 सिंपल वाले को कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं। क्या ये 4th बॉन्ड नहीं बना सकता, क्या ये 4th बॉन्ड नहीं बना सकता? सर बना सकता है, सर बना सकता है। बोरोन ने खाकर बनाया था, ये देखकर बनाएगा। इसके पास देखो, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इलेक्ट्रॉन का पेयर है। इसका मतलब ये इसको डोनेट कर सकता है, और अगर इसको डोनेट करेगा तो इसका मतलब है इसको जरूरत है, इसको जरूरत है किसी खाली डब्बे की, इसको जरूरत है किसी खाली डब्बे की। तो मतलब कि यहां पर ये डोनर बनकर, ये देकर 4th बॉन्ड बनाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉन्ड बनने से मतलब है सिग्मा कोऑर्डिनेट, इसको भी कहेंगे सिग्मा कोऑर्डिनेट, बोरोन वाले को भी कहेंगे। अब देखो यहां पर क्या बनेगा, ये आपका आ जाएगा 1 कोऑर्डिनेट, प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 3 कोवेलेंट। नाम में इसमें कोऑर्डिनेट पहले लिख देते हैं तो समझ में आ जाता है, बाकी होते दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड ही बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, कोवेलेंसी हो जाएगी 4। अभी पीछे ही हमने पढ़ा था, एग्जांपल देख लेते हैं, NH4 प्लस पढ़ा था बेटा, NH4 प्लस पढ़ा था, NH4 प्लस। ठीक है, और क्या हो सकता है, NH3 अगर है ना, NH3 अगर वो लोन पेयर अपना किसको डोनेट कर दे बेटा, BF3 को, क्योंकि BF3 के पास क्या है, खाली डब्बा है, और ये इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये इसको डोनेट कर सकता है। तो ये इस तरह से जो बन सकता है, N ये H ये H, और ये इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये B ये F ये F ये F, इस तरह का एक कंपाउंड अगर बनता है तो उसमें भी नाइट्रोजन देखो 4 बॉन्ड बना रहा है, और बोरोन भी क्या बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। ये खाकर बना रहा है, ये देखकर बना रहा है। ठीक है, तो इसमें बोरोन की कोवेलेंसी पूछे तो भी 4 लिख दो, इसमें नाइट्रोजन की कोवेलेंसी पूछे तो भी क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे। तो जहां जहां पर भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब वहां पर एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो यहां पर एक जुगाड़ लिख रहा हूं, और जुगाड़ क्या है, बोथ बोरोन एंड नाइट्रोजन कैन शो कोवेलेंसी फॉर in presence of sigma coordinate bond, in presence of sigma coordinate bond। ठीक है,
सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की प्रेजेंस होगी तभी ये क्या करेंगे, चार कोवेलेंसी शो करेंगे। हाँ ये अलग बात है, बोरोन जो है वो खाकर करेगा क्योंकि उसके पास डब्बा है, तो वो तो एक्सेप्ट करके चार सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और नाइट्रोजन जो है वो डोनेट करके बना रहा है, फर्क नहीं पड़ता, एक डोनर है और एक्सेप्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब कभी भी दोनों को चार चार बॉन्ड बनाते हुए देख लो, ये एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें आप दोनों का केस एक साथ समझ सकते हो, नाइट्रोजन भी चार बॉन्ड बना रहा है और बोरोन भी चार बॉन्ड बना रहा है ना, तो इसमें चेंजेस जो है वो आ जाएंगे। ठीक है बेटा, उसके अलावा इस तरह के खूब सारे सवाल आप कर सकते हो। अब एक चीज और बताता हूं, सिर्फ एक ही चीज बता रहा हूं बस, उसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे फिर। कोवेलेंसी, क्योंकि थर्ड पीरियड का भी एक केस ले लेते हैं, कोवेलेंसी ऑफ तीसरा केस ले लेता हूं, कोवेलेंसी ऑफ फॉस्फोरस, क्योंकि थर्ड पीरियड का है तो थोड़ा समझ में आएगा। हाँ ये कैसा होता है बेटा, ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यही होता है बेटा, ये इसका वैलेंस शेल है। हमको 2s 2p से कोई मतलब नहीं, ना 1s से मतलब, हमको मतलब किससे, हमको 3s से। तो सबसे पहले फॉस्फोरस की ग्राउंड स्टेट में लिखा, तो ग्राउंड स्टेट में फॉस्फोरस यहां हमको ऐसा दिखा इस तरह से, है ना, ये 3s था, ये 3p था, और 3d इनके पास वैकेंट होता है, काम का नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया ताकि आपको ध्यान में रहे कि आगे ये काम में आने वाला है। फिलहाल ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, तो वही बेटा ग्राउंड स्टेट में इसके पास दो कंडीशन आ सकती है, ग्राउंड स्टेट में इसके पास दो कंडीशन आ सकती है। एक कंडीशन वो जिसमें ये सिर्फ अपने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काम में ले, यानी कि 3 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए नॉर्मल, तो कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर एग्जांपल देख लोगे तो उसमें आपको मिलेगा PH3 मिल जाएगा, आपको PCl3 मिल जाएगा, इस तरह के जहां पे भी बोरोन, जहां पर भी सॉरी फॉस्फोरस PH3 हो गया, है ना, PCl3 हो गया, यहां जहां पे भी फॉस्फोरस आपको 3 बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है, सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है, दैट मींस वो ये केस है। अब बात आती है कि क्या ग्राउंड स्टेट में ही फोर्थ बॉन्ड बना सकता है, क्या बना सकता है, तो पहले हम वही केस डिस्कस कर लेते हैं कि ये इसने मान लीजिए इसके पास ये इसने एक्साइट नहीं किया, इसने क्या नहीं किया, एक्साइट नहीं किया, क्योंकि इसके पास कोई स्पीसीज आई, है ना, वो डिपेंड करता है ना कौन से कंपाउंड के लिए आप पढ़ रहे हो, तो इसके पास कोई ऐसी स्पीसीज आई जहां पर ये खुद डोनर हो सकता है, जहां पर ये खुद डोनर हो सकता है, तो यहां क्या लिखोगे, सिग्मा कोऑर्डिनेट, यहां क्या है, ये कैसा बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, प्लस ये वाले तो आपको पता ही है, ये कैसा बनेंगे, 3 कोवेलेंट बनेंगे। तो अभी वाली कंडीशन, ऊपर वाली कंडीशन में एक एक्स्ट्रा आ गया जब इसने इसको डोनेट कर दिया। अब बताओ क्या बनेगा, मान लो ये रहा PH4 प्लस, है ना, क्या रहा, ये एक PH4 प्लस, एक गिना चुना एग्जांपल है जिसमें मैंने देखा है कि यहां पर फॉस्फोरस बनता है। ये किससे बनता है बेटा, ये बनता है PH3 प्लस H प्लस से, PH3 प्लस H प्लस से, जैसे NH3 प्लस H प्लस से क्या बना था, NH4 प्लस बना था, उसी तरह से PH3 और H प्लस से क्या बनेगा, क्या बनेगा, PH4 बनेगा। इसको बोलते हैं फॉस्फोनियम आयन, क्या बोलते हैं बेटा इसको, फॉस्फोनियम आयन। ये यहां पर आपको कहानी समझ आ गई। लेकिन जरूरी है क्या कि ये सिर्फ इसके हमेशा इसके पास कोई डोनर आए या सॉरी एक्सेप्टर ही आएगा, कंडीशन अलग भी हो सकती है। हम अगर कंपाउंड की बात करें, हम अगर कंपाउंड की बात करें तो फॉस्फोरस की हमने 5 कोवेलेंसी भी देखी है और फॉस्फोरस की हमने 6 कोवेलेंसी की देखी है। अब हम बात करेंगे फॉस्फोरस की 5 कोवेलेंसी की। आ जाओ भाई, अब मैंने फॉस्फोरस का क्या ले लिया, एक्साइटेशन स्टेट क्या ले लिया, फर्स्ट ले लिया, क्या ले लिया मैंने, एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है मैंने इसको एक्साइट किया, लेकिन यहां तो जगह फुल है, तो बताओ कहां गया बेटा, वो गया कहां, 3D में। कहां गया, 3D में, ये 3D में आ गया इलेक्ट्रॉन, 3D में इलेक्ट्रॉन आ गया। अब कितनी कोवेलेंसी, इसकी कितनी कोवेलेंसी खुल चुकी है, 1 2 3 4 5। अब मतलब इसमें ये 5 जाएंगे, मतलब 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, नॉर्मल वाले, कोऑर्डिनेट वाले नहीं। एग्जांपल देखो आप, PCl5 हो गया, PF5 हो गया, PBr5 हो गया, ये सारे एग्जाम्पल जो होते हैं बेटा वो सब 5 कोवेलेंसी, जहां कहीं पे भी फॉस्फोरस 5 कोवेलेंसी दिखा रहा है वो सब इसके ऐसे में ही बनेंगे, इसी तरह के में बनेंगे बेटा। चलिए आगे आ जाते हैं। क्या सर अभी ये एक्साइटेशन स्टेट में भी तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो सर जैसे इसने डोनेट करके बताया था, एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट में ये एक्सेप्ट भी तो कर सकता है, एक्सेप्ट भी तो कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है बेटा, बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर तो सकता है। तो कैसे करवाएं, तो कुछ नहीं है, ये वाला डब्बा यूज कर लो। मतलब एक कंडीशन ऐसी भी बना दी मैंने, लो फॉस्फोरस फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, एक्साइटेशन स्टेट तो फर्स्ट ही है क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉन बचे नहीं एक्साइट करने के लिए, तो जो कंडीशन है उसी में कुछ मॉडिफिकेशन होगा, और वो मॉडिफिकेशन क्या होगा वो मैं बताता हूं आपको। एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ एक्साइट किए पड़ा ही है। अब ये डब्बा यहां पर कोई काम में ले लिया, यहां पर कोई डोनर आ जाए,
यहां पर क्या आ जाए, कोई डोनर आ जाए और इसको एक्सेप्ट करवा ले, डोनर एटम से कोई एक्सेप्ट कर ले। तो बताओ यहां तक कितने थे, ये थे बेटा 5 कोवेलेंट, क्या थे 5 कोवेलेंट, प्लस कर दिया इसको 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 क्या मान लिया 1 सिग्मा कोऑर्डिनेट, क्या मान लिया 1 सिग्मा कोऑर्डिनेट। ये देखो बेटा अब समझ में आई बात। इसका मतलब है कि ये 6 बॉन्ड भी बना सकता है। 6 बॉन्ड कैसे बनाएगा, जैसे PCl6 माइनस, ठीक है, क्या बना दिया इसने, जैसे PCl6 माइनस, तो ये हमेशा किसकी प्रेजेंस में बनेगा, ये बनेगा बेटा PCl5 अगर था 5 कोवेलेंसी वाला, उसके बाद Cl माइनस आया, Cl माइनस ने इसको एक वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट किया, मतलब इसमें सिग्मा कोऑर्डिनेट है। आप क्या क्या सीखते जा रहे हो, आप ये भी सीखते जा रहे हो कि किसमें सिग्मा कोऑर्डिनेट है किसमें नहीं है, ये भी आप साथ के साथ सीखते जा रहे हो। कोवेलेंसी जस्ट मैंने इसलिए बताया बेटा, इसलिए बताया क्योंकि कोवेलेंसी से थोड़ा दिमाग खुलता है कि हाँ कौन सा एक्साइटेशन स्टेट हुआ होगा। ये सब आप वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सीख चुके हो कि एक्साइटेशन क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, ये सारी चीजें सीख चुके हो, है ना, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा जिक्र कर लिया। आगे जाओगे तो ये चीजें और ज्यादा दिमाग खुल जाएगा आपका, और ज्यादा इसमें आपको समझ में आएगा और चीजें स्मूथ हो जाएगी थोड़ी सी। अभी चैप्टर के स्टार्टिंग है, चैप्टर के बेसिक्स हैं, तो वो थोड़े अलग अलग होते हैं। फिर आगे जाके जब हम इन्हीं बेसिक्स को यूज करते हैं, क्लब करते हैं एक साथ, तो हमको ज्यादा मजा आता है, चीजें ज्यादा स्मूथ होती है। तो अभी के लिए मुझे आपको क्या क्या सीखा है आपने अभी तक, आपने सीखा है डेफिनेशंस वगैरह सीखी है, कैसे कोवेलेंट बॉन्ड जो है बनता है, वो सब चीजें जो हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने एक बेसिक आइडिया ले लिया। उसके बाद आपने शेयरिंग वगैरह से बनता है। कोऑर्डिनेट पे आज हमारा ज्यादा फोकस रहा था कि कोऑर्डिनेट को हम कैसे क्या करेंगे क्या नहीं, है ना। कोऑर्डिनेट में आपको समझा रहा था किस में कोऑर्डिनेट होता है किस में नहीं होता है। इस तरह के सवाल अब आप कर सकते हो, इस तरह के सवाल अब आप कर सकते हो। तो ऐसी चीजें जो हैं खूब सारी। अगला सवाल मैं यही ले लेता हूं ताकि आपको हमेशा दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको एक काम करता हूं, लिख देता हूं इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सवाल के फॉर्म में ले लेता हूं ताकि आपको हेल्प हो जाएगी, है ना, क्योंकि मैक्सिमम वही केस पूछे जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। केस ले लेता हूं मैं खूब सारे, BF3 ले लिया, NH3 ले लिया, NH4 प्लस ले लिया, जो अभी बताए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए वही ले रहा हूं, BF4 माइनस ले लिया, H2O ले लिया, H3O प्लस ले लिया, ठीक है, PCl5 ले लिया, PCl6 माइनस ले लिया, उसके अलावा ले लेते हैं हम PH3 ले लिया, उसके अलावा ले ले हम PH4 प्लस ले लिया, उसके अलावा हम ले सकते हैं NH3BF3 ले लिया, NH3BF3 ले लिया। उसके अलावा हम ले सकते हैं क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का और भी क्या एग्जांपल हो सकता है, हाँ 12 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ले लिया O3, सिग्मा कोऑर्डिनेट में ओजोन में O3 में जो है वो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अभी पता चलेगा कैसे क्या होता है। तो अभी देखते हैं, ये खूब सारे एग्जांपल्स जो है बेटा वो हमको समझ में आ गए हैं और हमने जो चीजें पढ़ी है उसके बेसिस पर ये करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं BF3, बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है, नॉर्मल कोवेलेंसी है, 3 कोवेलेंसी नहीं होगा। NH3 भी 3 बॉन्ड बना रहा है, नहीं होगा। NH4 प्लस, मैंने कहा था बोरोन और नाइट्रोजन को जब भी 4 बॉन्ड बनाते हुए देखो क्या लगाओगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर यस लगा देना, यस होगा। H2O में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा। लेकिन H3O प्लस कैसे बनता है बेटा, वो बनता है H2O के पास जो 2 लोन पेयर है, हमको एक से मतलब है, वो किससे बनता है, उसके H प्लस के पास ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो ये बनेगा हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। क्या बनेगा बेटा, ये हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस बनेगा। तो ये H3O प्लस बनता है इस तरह से। PCl5 में नहीं होगा, PCl6 माइनस अभी बताया था बेटा, PCl5 प्लस क्या बनेगा, PCl5 प्लस क्या बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा। ये इसको डोनेट करेगा, मतलब इसमें भी होगा, 8 में भी होगा। PH3 में नहीं होगा, PH4 में प्लस में होगा। अभी पीछे बताया था NH3BF3 वाला, देखना वापस लिख रहा हूं कि ये NH3 जो है इसका सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसको डोनेट हुआ, किसको, BF3 को। तो यहाँ पे ये इसमें भी होगा। उसके बाद O3, ये थोड़ा अलग केस है। अभी तक आपको पता था कि O3 जो है आपने ऑक्टेट पर बेस्ड ऐसी स्ट्रक्चर सीखी, गलत नहीं सीखी, चिंता मत करो, नहीं सीखी, चिंता मत करो। आपने इस पर चार्ज लगाया बेटा, +1 लगाया था, इस पर लगाया था -1 और इस पर लगाया था 0। याद है ऐसा याद है, ठीक है, ऐसा तो याद है। अब मैं कुछ नहीं कर रहा,
मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं ये +1 -1 को हटा रहा हूं। मैंने कहा था कि जब हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से नॉर्मल लगाते हैं तो +1 -1 करते हैं, लेकिन अब मैं नॉर्मल से कोऑर्डिनेट बना रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में हर जगह चार्ज हटाओगे और कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दोगे, नहीं, ओजोन में है, ओजोन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से ये चार्ज था, तो इसका मतलब है इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, ये ऐसा भी हो सकता है, कैसा, ये O, ये यहां पे सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये फिर O, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट कैसे किया, इसके पास तो खाली डब्बा नहीं है, है ना। आपके दिमाग में एक बात आएगा कि ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट कैसे किया, इसके पास खाली डब्बा नहीं है, क्योंकि डोनेट करना तो समझ में आता है कि उसके पास लोन पेयर है, लेकिन एक और भी ऑक्सीजन ही है, उसने वैकेंट ऑर्बिटल कैसे दिया, तो बेटा वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवा दिया होगा अपने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करके। ये होता है क्या, ये ऐसा होता है बेटा, ये 2s2 होता है और ये 2p4 होता है, ऐसा ही होता है बेटा, 2s2 और 2p4, इस तरह से 1 2 3 4, ये इस तरह से ऐसा होता है। अगर अब एक सेकेंड, ये रुको, थोड़ा बड़ा बना दो, हाँ यही होगा। अब अगर ये पेयरिंग कर दे, इस इलेक्ट्रॉन को पेयर करके यहां ले आए, तो ये वाला डब्बा खाली हो जाएगा, तो इसकी मजबूरी है, इसको बॉन्ड बनाना है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होकर भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराए जाते हैं। स्पेशल केस है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल केस हो, है ना, स्पेशल केस है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होके भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराया जा सकता है। अगर मजबूरी में कोई बॉन्ड बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो वो इस तरह का एग्जांपल होगा। खैर आपको खाली इतना ध्यान रखना है कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, बाकी आपको इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन कभी भी एक्सेप्ट करता हुआ दिख जाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो बेटा मान लेना कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर किया है, तभी तो एक डब्बा खाली होगा। अभी बताया था किस तरह से किया था, चले, तो इसका मतलब है O3 में भी होगा। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से केस हैं, आज दिन तक किसमें कोऑर्डिनेट होता है और किसमें नहीं होता है उसके सवाल ऐसे खूब पूछे जाते हैं, इनमें से ही पूछे जाते हैं बेटा। चलें आगे, आ जाओ। Which is incorrect for NO3 minus, which is incorrect for NO3 minus। ये सवाल मैंने जानबूझ के दिया है, क्योंकि आप क्या करोगे बेटा, आप क्या करोगे, अब मैं ये सवाल करा सकता हूं, अब मैं ये सवाल करा सकता हूं। आप क्या करोगे, आप देखोगे NO3 माइनस और आपके मुंह में पानी आ जाएगा, और वो पानी क्या आ जाएगा कि सर ने जुगाड़ बताया था, जितना माइनस उतना सिंगल, जितना माइनस उतना सिंगल, और बाकी डबल डबल। तो आप क्या करोगे, तुरंत लगा दोगे इस तरह से। तुरंत क्या करोगे बेटा, आप तुरंत क्या लगा दोगे, आपने जुगाड़ सीख लिया था, आपको पता है ये N कितने ऑक्सीजन है, सर ने बताया था 3 ऑक्सीजन है, 3 लगा दो। फिर आप माइनस जितना है वो वाला माइनस कर दो, वो वाला माइनस कर दो, बाकी दोनों क्या कर दो, डबल डबल, बाकी दोनों क्या कर दो, डबल डबल। ये गलती आप NO3 माइनस में कर लेते और कर भी रहे हो, और अभी मेरे साथ आपने बहुत सी चीजें कर भी ली होगी, हो सकता हो कईयों ने घर पे बना भी लिया होगा। बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है, ये स्ट्रक्चर जो है ये पॉसिबल ही नहीं है, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। यहां पर नाइट्रोजन कैन नॉट शो, क्या लिख रहा हूं मैं, नॉट लिख रहा हूं, नॉट 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 लिख रहा है। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी हो रही है, जरा गिनो। नाइट्रोजन इसमें कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5। अरे नाइट्रोजन से 5 बॉन्ड बनवा रहे हो, पागल हो गए हो क्या। माना कि तुमने कोई चीज सीखी, लेकिन तुमने एक चीज और भी तो सीखी कि सेकंड पीरियड वाले मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकते हैं बेटा, 4। कितने बना सकते हैं, 4। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। वो हमारा जुगाड़ था, वो हमारी ट्रिक थी, लेकिन वो नाइट्रेट आयन में आके फेल हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि हमको एक चीज का और ध्यान में रखना पड़ता है बेटा, कि नाइट्रोजन से 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनवाना है। हमारे ट्रिक से इस नाइट्रोजन में 5 बॉन्ड बन जाएंगे, हमारे ट्रिक से। तो यहां पे लिख रहा हूं, नाइट्रोजन कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। ठीक है, यहां पे ये बात मैंने लिख दी, इस वजह से वो स्ट्रक्चर गलत है। तो सर सही क्या करें, कैसे इसको 4 बॉन्ड में बनाए, और नाइट्रेट आयन होता तो है, तो क्या सर एग्जिस्ट ही नहीं करता क्या, ऐसा कुछ नहीं बेटा। अब आओ, अब सिखाता हूं क्या, पहले हिसाब किताब करना बेटा। नाइट्रोजन का हिसाब किताब देख लो बेटा, नाइट्रोजन का हिसाब किताब होता है क्या, एक ये रहा और एक ये रहा, यहां पर 1 2 3। ठीक है, नाइट्रोजन के पास बॉन्ड बनाने के लिए डब्बे कितने, नाइट्रोजन के पास बॉन्ड बनाने के लिए डब्बे कितने, सिर्फ 4, मतलब 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं। ये 2s होता है और ये क्या होता है, 2p होता है, यही होता है बेटा। अब देखो, मैंने आप स्टेप बाय स्टेप चलना, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलना। मैंने बीच में बना दिया बेटा नाइट्रोजन, बीच में क्या बना दिया मैंने, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
5 हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं। और ऑर्बिटल्स कितने हैं? तो 4 हैं। मतलब 5 तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्ड तब भी 4 ही बना सकता है, क्योंकि जो 5वां इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसको वो एक्साइट थोड़ी कर सकता। इलेक्ट्रॉन भले ही 5 हो, लेकिन बॉन्ड ये 4 ही बना सकता है। तो जरा सोचो कि कैसे बनाएगा ये 4th बॉन्ड। तो अब तक आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये नॉर्मली यहां पर आकर तो बना लेगा, इनसे तो बना लेगा। मतलब यहां पर मैं बता देता हूं आपको कि एक ऑक्सीजन जो आप माइनस वाला सोच रहे हो, एक ऑक्सीजन तो आपका उस ट्रिक से आप माइनस वाला सिंगल बॉन्ड लगा दो, गलत नहीं है। उस ट्रिक में कोई गलती नहीं है जो मैंने आपको बताई। सिंगल बॉन्ड है, माइनस है, एक लगा दिया। बाकी का ऑक्सीजन आप डबल बॉन्ड कर दो, बाकी का ऑक्सीजन आप डबल बॉन्ड कर दो। अब जरा देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन अब तक काम आ चुके हैं। ये देखो बेटा, यहां पर पाई बॉन्ड है तो नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन के साथ काम आ गए नाइट्रोजन के, और 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ काम आ गया। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स काम आ चुके हैं बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन्स काम आ चुके हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स काम आ चुके हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स काम आ चुके हैं। बचे कितने हैं? 2 बचे हैं सर। 2 बचे हैं, लेकिन डब्बा एक ही बचा है सर। 2 बचे हैं, लेकिन डब्बा एक ही बचा है। डब्बा एक ही बचा है सर। अब क्या करें? तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर बाहर रख दिए इस तरह से, है ना, और आवाज लगाने लगा कि भैया ले लो इलेक्ट्रॉन, ले लो, बॉन्ड बनाओ। तो ऑक्सीजन आया, तुरंत दौड़ कर आया ऑक्सीजन बोला भैया मैं बना लूंगा। क्या बोला? अब भैया मैं बना लूंगा बॉन्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डबल बनाऊंगा, मजा आएगा। क्या बोला? तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, मैं डबल बनाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड बना लो। ऊपर वाले वो देखो मेरा भाई है, उसने बना रखा है, वैसे का वैसे बना दो। उसने बोला पागल आदमी। क्या बोला? मैं बना तो लूं, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। क्या बोला? मैं बना तो लूं, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, मैं भी कुछ बंधनों में बंधा हुआ हूं, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, मैं भी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो मेरे पास ऑर्बिटल एक ही है। ये जो तेरे को दोनों इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ऑक्सीजन अपनी आंखें फाड़ के देख, ये दोनों ऑक्सीजन एक ही डब्बे में पड़े हैं। क्या बोला? ये दोनों ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डब्बे में पड़े हैं, और एक बॉन्ड के लिए एक ऑर्बिटल चाहिए। मेरे पास ऑर्बिटल नहीं है, इलेक्ट्रॉन 2 हैं। तो अब तू बता कि अगर तेरी कोई मजबूरी है, तुझे बॉन्ड बनाना है, तो मैं तो डोनेट कर दूंगा, तू वैकेंट ऑर्बिटल ले आ। क्या बोला? मैं तो डोनेट कर दूंगा, तू वैकेंट ऑर्बिटल ले आ। तो ऑक्सीजन बोला वैकेंट ऑर्बिटल देखते हैं, चलो, है ना। क्या बोला? देखते हैं। फ्री घूम रहा था, फक्कड़ घूम रहा था। उसने सोचा कि बना लेते बॉन्ड, क्या दिक्कत है, एनर्जी तो रिलीज होगी, थोड़े बहुत स्टेबल हो जाएंगे अपन, है ना। हर एटम के पास नीयत होती है ऐसे बॉन्ड बनाने की। क्यों नीयत रखता है वो? ताकि उसको पता है बॉन्ड बनेगा, अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। सबके पास लालच, स्वार्थ है दिमाग में कि हमको स्टेबल होना है। वो स्वार्थ ऑक्सीजन के दिमाग में आया, और उसने बोला कि ठीक है, मैं अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लेता हूं, जैसा कि मैंने O3 में बताया। क्या बोला? मैं अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लेता हूं। मेरे पास 2 डब्बों में सिंगल पड़े हैं, मैं काम करता हूं, एक सिंगल को पेयर करवा के एक डब्बा पूरा खाली करवा लेता हूं भाई के लिए। क्या बोला? भाई के लिए। चल इतना तो कर ही सकता हूं। तेरे पास मजबूरी है तो मैं तेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा, मैं समझूंगा, मैं तेरी मजबूरी में काम आऊंगा, मैं तेरी मजबूरी को समझूंगा। इसने इसको डोनेट करवा दिया, इसने इसको क्या करवा दिया? डोनेट करवा दिया। इस तरह से अब देखो, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स भी काम आ गए, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स भी काम आ गए, और नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड भी बन गए, अपनी कोवेलेंसी की भी खराब नहीं किया, और नाइट्रेट आयन बन गया। ये बनता है नाइट्रेट आयन। ठीक है बेटा, अब इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं, आपको समझ आ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन वाले तो ठीक है, हम समझ में आ ही गए हैं। अब ये आपके पास O- हो गया, और इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड O लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। इसको और किस तरीके से लिख सकता हूं? इसको जब मैं कोऑर्डिनेट को नॉर्मल कोवेलेंट लिखूंगा, तो जिसने दिया उसके ऊपर प्लस और जिसने लिया उसके ऊपर माइनस लगाऊंगा, और इस वाले ऑक्सीजन पर तो पहले से माइनस है ही सही बेटा। तो मतलब क्या हुआ? इस पर प्लस क्यों आया, इस पर माइनस क्यों आया? क्योंकि कोऑर्डिनेट को तोड़ के कैसे लिख दिया? नॉर्मल कोवेलेंट की तरह लिख दिया। अब आपके सामने सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है। आप बोलोगे सर इस पर माइनस तो एक ही है। आप क्या बोलोगे? सर इस पर माइनस तो एक ही है। तो बेटा ये तो वैसे भी प्लस माइनस या यूं तो, अच्छा आपको दिमाग में ऐसा आप वैसे कर लो, -2, आप क्या कर लोगे? -2 + 1 कर लो, है ना। -2 + 1 कर लो तो भी चार्ज कितना आएगा? -1 आएगा। -2 और +1 कर लोगे तो भी कितना चार्ज आएगा? -1 आएगा। तो एक्स्ट्रा -1 ही तो बेटा वहां लग रहा है। या ऐसे समझ लो कि ये प्लस माइनस तो कैंसिल आउट है ही सही, यही वाला माइनस तो है जो बेटा यहां पर दिख रहा है। कैसे भी समझ लो,
-1 तो आपका ऊपर एक्स्ट्रा आ ही रहा है ना बेटा, वो इस वजह से निकल रहा है। अब देखो, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन इज +1। पहली चीज हम अब सवाल कर पे आ रहे हैं, हमारे सामने स्ट्रक्चर ये रखी है, अब हम सवाल करेंगे। अब हम सवाल करेंगे क्या, कि हम करेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन इज +1। देखो, फॉर्मल चार्ज इन नाइट्रोजन इज +1 कैसे निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो? देखो बेटा, यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो इसकी तरफ ही है बेटा, दूसरा उसकी तरफ है, तो बताओ कितना हो जाए। मैं अभी आपको इसको सही करके दिखा देता हूं। अब आपको समझा तो दिया ही था, तो अब मैं आपको इसको सही कर देता हूं। ऐसे सही करने का मतलब है, आप इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड मान रहे हो, अच्छी बात है, मानो, लेकिन ये भी तो समझो कि कोऑर्डिनेट में एक इसकी तरफ होगा और दूसरी इसकी तरफ गया होगा। तो अगर आप नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालना चाहते हो तो मेरी वाली ट्रिक से अभी भी निकलेगा, घबराओ नहीं, कुछ भी अलग नहीं है। नाइट्रोजन के पास कितने होने चाहिए? 5। कितने होने चाहिए? 5। आपने देखा उसके पास कितने हैं? 1 2 3 4। 5 - 4 कितना? +1। ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, और +1 दिख भी रहा है। अगर आप उस कोऑर्डिनेट को हटा के सिंपल कोवेलेंट दिखते हो तो वैसे +1 दिख भी रहा है। उसके बाद 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर नाइट्रोजन पर। किसके बात कर रहा है? ये नाइट्रोजन पर बात कर रहा है। ऑन नाइट्रोजन लिख देता हूं, ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। अब देखो, 4 बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर मतलब सारे तरह के बॉन्डिंग पेयर कितने हैं वो गिनने हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिनने हैं। कितने गिनोगे बेटा? दिख रहे हैं साफ साफ, 1 2 3 4। कितने? सिग्मा भी गिनते हैं, पाई भी गिनते हैं। हो सकता हो किसी किसी सवाल में यहां पर आपको पाई और सिग्मा लिख के दे दे, लेकिन जब आपको कुछ भी नहीं लिख के दे रहा तो उसमें सिग्मा प्लस पाई दोनों काउंट होंगे। लेकिन आपको अगर वो स्पेशली बोल रहा है कि कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर हैं और कितने पाई बॉन्ड पेयर हैं, तो बेटा यहां पर फिर आपको सोचकर जवाब देना पड़ेगा। जब कुछ नहीं बोलता है तो इसका मतलब है 3 सिग्मा प्लस 1 पाई की बात हो रही है, इसलिए टोटल 4 बोला है। बट सवाल में आपको जिस दिन सिग्मा और पाई अलग अलग पूछे तो फिर जवाब उस हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, कुछ नहीं बचा बेटा। जो लोन पेयर था वो तो यहां डोनेट कर दिया, लोन पेयर था वो तो डोनेट कर दिया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब है 0 लोन पेयर है, ये वाली बात भी सही है। एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इज -1/3। -1/3 कैसे निकालोगे? जरा देखो यहां पर क्या हो जाएगा चार्ज, ये वाला देखो, यहां पर माइनस कितने दिख रहे हैं? 2। कितने दिख रहे हैं? 2। एवरेज फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? -2/3। एवरेज फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? -2/3। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1 2 3 4, 4/3। ये क्या हो जाएगा? एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। ये क्या हो जाएगा? एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? ये 4/3। यहां पर क्या लिखा हुआ है? -1/3। यहां पे क्या लिखा हुआ है? -1/3। ये हमारा सीधा सीधा गलत हो गया, इसलिए आंसर हमारा यही हो गया, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। इनकरेक्ट पूछा था तो आंसर हमारा हो गया। पता है वो इनकरेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि जब आप ये इनकरेक्ट स्ट्रक्चर बनाते हो, जब आप ये इनकरेक्ट स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप इसका फॉर्मल चार्ज भी -1/3 लिखोगे, जो भी गलत होगा। आप इसका, है ना, आप इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर क्या निकालोगे? 5/1 2 3 4 5, 5/3 निकालोगे, वो भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। मतलब ये दोनों ही क्या होंगे? रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो ये वहां से बनाया हुआ स्टेटमेंट है कि जब आप स्ट्रक्चर गलत बना दोगे तो फिर आपका फॉर्मल चार्ज भी गलत आएगा और एवरेज बॉन्ड ऑर्डर भी गलत आएगा। ये सही है एकदम, -2/3 आएगा फॉर्मल चार्ज। किस पर? ऑक्सीजन का एवरेज फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीजन का एवरेज फॉर्मल चार्ज। नाइट्रोजन का कितना है? +1 है, वो ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेटा NO3- पर खूब सारे सवाल जो हैं NCERT एग्जाम्पलर में भी पूछे हुए हैं कि नाइट्रोजन के पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या है। तो नाइट्रोजन के पास बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 0 है, ठीक है। अब सिग्मा पूछ ले, कोऑर्डिनेट पूछ ले, वो एक अलग बात है। सिग्मा पूछ ले कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसमें? 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्या वो कोऑर्डिनेट सिग्मा कोऑर्डिनेट है या पाई कोऑर्डिनेट है? तो बेटा वो भी पाई कोऑर्डिनेट, सॉरी सिग्मा कोऑर्डिनेट है, पाई नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन और ये पहली बार जुड़ रहे हैं। जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बनता है। इसके अलावा NO3- पर और भी एक तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, है ना, वो मैंने बता ही दिया, नाइट्रोजन पर 0 है। लेकिन आपको ऑक्सीजन के भी पूछ ले, सराउंडिंग के भी पूछ ले, तो सराउंडिंग के भी गिन सकते हो। 3 इसके पास, 3 इसके पास, 2 उसके पास, ठीक है। निकाल लेना, ऑक्टेट से समझ जाओगे। जब भी ऑक्सीजन पर माइनस होगा 3 लोन पेयर होंगे, उस पर भी 3 लोन पेयर होंगे, उस पर 2 लोन, 3 3 6 और 2 8 लोन पेयर हो जाएंगे बेटा। कितने हो जाएंगे? 8 लोन पेयर हो जाएंगे, ठीक है। चलो वैसे इतना डीप नहीं पूछेगा, तो मैंने आपको NO3- से रिलेटेड सारे सवाल करवा दिए। इस आयन को लेके खूब सारी जो है दिमाग में चिंताएं रहती है, तो मैंने आज आपको
अलग से एक सवाल NO3- पे लिया, और जो जो भी चीजें हम सीख चुके हैं बस उन्हीं को अप्लाई करते हुए ये सारे डाउट्स जो हैं वो मैंने दूर कर लिए हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ सकते हैं। Which of the following species can behave as Lewis base? अभी बताया था लुईस बेस कौन होता है, लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनर संभालो भैया, अब लोन पेयर डोनर संभालो। ये तो 3 बॉन्ड बना रहा है, ये तो डब्बा होगा, ये तो लुईस एसिड है बेटा, ये तो लुईस एसिड है। CCl4 ना तो लोन पेयर एक्सेप्ट कर पाएगा ना ही डोनेट कर पाएगा, ना तो लुईस एसिड है ना लुईस बेस है। क्यों नहीं है? ना तो वैकेंट ऑर्बिटल है ना ही लोन पेयर है कार्बन के पास। NH4+ के पास कुछ भी नहीं है। PS3 के पास लोन पेयर है, यस ये वाला हमारा आंसर होगा, यही लुईस बेस होगा। ये ना तो लुईस बेस बचा अब ना लुईस एसिड बचा अब, क्योंकि NH3 अगर होता तो वो लुईस बेस होता, लेकिन अब ये तो बेटा NH3 और H+ से बन चुका है, ये तो रिजल्ट है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। हाँ, आगे आते हैं हमारे ऊपर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। उससे पहले चलिए एक बार ये वाला नोट कर लो आप, ये वाले कुछ सवाल जो हैं वो नोट कर लीजिए, इसको देख लो एक बार, नोट करो। ठीक है, पानी वानी पी लेता हूं भाई मैं तब तक। हाँ चलो भाई बढ़े आगे, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं बेटा, और हम आगे बढ़ते हैं हमारे एक इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जहां से असली केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होगी। इस थ्योरी के बाद आप ज्योमेट्री शेप वगैरह जानना जो है निकालना सीख जाओगे। इस थ्योरी के बाद मैं तो जिस तरह से पढ़ाता हूं, इस थ्योरी के बाद आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी सीख जाओगे। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है क्या नहीं होता है वो एक अलग बात है, लेकिन निकालना सीख जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। VSEPR दैट इज योर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ये थ्योरी क्या है, ये इसका नाम ही है, अपने आप समझ आ जाएगा। इस थ्योरी में क्या है वो सब कुछ इसके नाम में है। आप देखो इसने किसके शेल, कौन से शेल की बात करी, वैलेंस शेल की। अब तक हमने बॉन्डिंग में किसकी बात करी थी, सब कुछ वैलेंस शेल की तो बात करी थी। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होते हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होते हैं। ऐसे पेयर भी होते हैं जो बॉन्ड बना लेते हैं, जिनको बॉन्डिंग पेयर बोलते हैं। ऐसे पेयर भी होते हैं जो बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, नॉन बॉन्डिंग रह जाते हैं, जिनको लोन पेयर बोलते हैं। लेकिन लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्शन करेंगे या रिपल्शन करेंगे? तो सर रिपल्शन करेंगे, जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो रिपेल ही करेंगे, सेम चार्ज है बस। तो अब आप नाम समझो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे कौन कौन से हो सकते हैं? बॉन्ड पेयर्स हो सकते हैं, लोन पेयर्स हो सकते हैं। उनके बीच में जो भी रिपल्शन होगा, उनके बीच में जो भी रिपल्शन होगा वो रिपल्शन मिनिमाइज होना चाहिए। वो रिपल्शन क्या होना चाहिए? मिनिमाइज होना चाहिए, ताकि जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो स्टेबल, मैक्सिमम स्टेबल हो। क्योंकि अगर किसी मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा रिपल्शंस हो जाएंगे तो वो मॉलिक्यूल टूट जाएगा, बनेगा ही नहीं बेटा। तो हर कोई, अब आप इसको उल्टा सोचो, कैसे कि हर कोई मॉलिक्यूल स्पेस में एक ऐसी शेप एक्वायर कर लेता है, एक सर्टेन ज्योमेट्री एक्वायर कर लेता है जिसमें रिपल्शन उसका क्या हो। वो इस बात का ध्यान रखे मॉलिक्यूल कि मेरा रिपल्शन जो है वो मेरे डिफरेंट पेयर्स के बीच में रिपल्शन कैसा हो? मिनिमम हो। रिपल्शन कैसा हो? मिनिमम हो। यानी कि मैं डिफरेंट पेयर्स के बीच में, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ये जो आपको दिख रहे हैं, इनके बीच में जितना पॉसिबल हो सके मैक्सिमम डिस्टेंस रख लूं। क्या सोचता है वो कि मैं जितना पॉसिबल हो सके मैक्सिमम डिस्टेंस रख दूं, ताकि इनके अंदर मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन हो। जितना दूर रखो रख लो, जितना हो सके दूर रखो रख लो। तो रिपल्शंस के कुछ ऑर्डर भी होते होंगे। चलिए अब आ जाइए अपन इसकी एक एक लाइन को पढ़ते हैं। वैसे तो मैंने सब कुछ समझा ही दिया है, आगे एक डायग्राम के तौर पर मैं समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। इट इज बेस्ड ऑन द रिपल्सिव इंटरैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन वैलेंस शेल ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? लोन पेयर हो सकता है, लोन पेयर हो सकते हैं, प्लस क्या हो सकते हैं? लोन पेयर एंड प्लस नहीं, बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर्स वो जो बॉन्ड बना चुके हैं, लोन पेयर्स वो जो बॉन्ड बनाने के बाद बच गए हैं किसी सेंट्रल एटम पे, जिसको हम लोन पेयर बोलते हैं ना, 2 डॉट बना रहे थे ना, वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू VSEPR every molecule has a tendency to acquire certain geometrical shape in which repulsions between various electron pairs, कौन से various electron pairs? lone pair and bond pairs।
लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स क्या हो, मिनिमाइज्ड हो जाए एंड दस मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि सिंपल सी बात है, अपने आप वो एक ऐसी ज्योमेट्री एक्वायर कर लेता है, ऐसी ज्योमेट्री एक्वायर कर लेता है जिसमें क्या होता है कि उनके बीच का रिपल्शन तो मैक्सिमम हो, रिपल्शन मिनिमम हो और डिस्टेंस क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। आप कैसे भी सोच लो, डिस्टेंस मैक्सिमम करोगे, रिपल्शन मिनिमम होना ही होना है। ठीक है, अगली बात थोड़ी सी एडवांस लेवल की है बट मैंने लिख दी, मैंने कहा समझ तो जाओगे, इतना तो समझदार हो तुम। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, देखो बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है कि नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा। मान लीजिए एक एटम है, उसके कुछ सराउंडिंग एटम है बी, कितने हैं सराउंडिंग एटम है, AB4 कर दिया, इसको क्या कर दिया बेटा, इसको AB4 कर दिया। मतलब उसके सराउंडिंग में 4 एटम है, सेंटर में एक एटम है A। ठीक है, अब देखो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता तो सारे के सारे B यहीं पे जुड़े होते हैं, सारे के सारे B यहीं पे जुड़े होते हैं, क्योंकि सब नीचे ही लटक जाते हैं इस तरह से। अगर किसी मॉलिक्यूल और ज्योमेट्री, अगर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप किस पर डिपेंड करती, ज्योमेट्रिकल फोर्स पर डिपेंड करती, तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता हर एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक झुमका होता। कैसा झुमका होता कि बीच में एक सेंट्रल एटम होता और बाकी सराउंडिंग एटम जो है बिल्कुल नीचे की तरफ लटक रहे होते अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसीलिए लिखा है डज नॉट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है प्लस माइनस, प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस होता है, ये सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो। चार्ज के बिटवीन में, चार्ज के बिटवीन जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो बताओ अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता तो सारे ऐसे बनते, लेकिन हमको पता है कि ये ऐसा भी बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है, ये ए बी बी इस तरह से बनता है, इस तरह से। क्यों बना, क्यों ये बी जो है सारे नीचे नहीं आए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी जो इनके बीच में चार्ज हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके न्यूक्लियस हैं, इनके बीच में जो अट्रैक्शन लग रहे हैं, इनके बीच में जो रिपल्शंस लग रहे हैं, ये उस टाइप के फोर्स पर बनता है। और वही तो हम पढ़ रहे हैं कि हर एक ज्योमेट्री किसकी वजह से एक सर्टेन ज्योमेट्रिकल शेप ले लेती, हर एक मॉलिक्यूल क्यों ले लेता है, क्योंकि उनके बीच में मिनिमम एक रिपल्शन होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस पर अपने आप आ जाते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करते तो सारे नीचे आ जाते ना बेटा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा रिपल्शन का, मैक्सिमम रिपल्शन होता। तो ऐसे नहीं होते, ये इस तरह के होते हैं। अब और भी तरीके हैं, सीखेंगे, खूब सारी शेप हो सकती है, अलग अलग शेप्स हम सीखेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, कि आपने कहा कि कितने तरह के बॉन्ड पेयर होते हैं। मैं ये बताता हूं, लोन पेयर का मतलब क्या होता है, लोन पेयर का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या होता है बेटा, नॉन बॉन्डिंग पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है, बॉन्ड पेयर का मतलब होता है क्या, बॉन्डिंग पेयर। अब हम इनके बीच का रिपल्शंस देखेंगे, इनके बीच का क्या देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे। दो है तो कितने तरह के ऑर्डर हो सकते हैं बेटा, दो है तो 2 तरह के होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। 2 है तो 3 तरह के भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, आ जाओ अभी समझ जाओगे। मान लो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, ए, फिर यहां पर लिख दिया क्या, AB2 मुझे बनाना है। किस टाइप का मॉलिक्यूल बनाना है मेरे को, AB2 बनाना है। ए के साथ मैं इस तरह से अगर बी लगाऊंगा, कोई लोन पेयर नहीं है, ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसने दोनों बॉन्ड पेयर बना लिए, तो बताओ क्या ये स्पीसीज गलत होगी, सही होगी? आप खुद सोचो, ये बी और बी अभी मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं या ये बी और बी अभी मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं? बताओ कौन से में मैक्सिमम डिस्टेंस है, दोनों बॉन्ड पेयर। लोन पेयर नहीं है इस केस में, मैंने लोन पेयर नहीं लिया, मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है ही नहीं, तो मतलब जो भी रिपल्शन लगेगा वो किसके बीच में लगेगा बेटा, बॉन्डिंग पेयर्स के बीच में लगेगा। तो बताओ क्या मैं अगर इनके बीच में इतना थीटा रखता हूं तो इस बॉन्डिंग पेयर में इलेक्ट्रॉन यहां पर भी इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा लगेगा? तो मतलब ऐसा तो बन नहीं सकता। तो किस तरह का बनेगा, मैक्सिमम। मतलब ये अपने आप लीनियर हो जाएंगे, अपने आप क्या हो जाएंगे, ये लीनियर हो जाएंगे। जितने AB2 टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे ना बेटा, वो सब अपने आप लीनियर दिखेंगे आपको, सारे के सारे लीनियर दिखेंगे। क्यों दिखेंगे, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, मैक्सिमम डिस्टेंस पर बॉन्ड पेयर आ गए, ये थीटा मैक्सिमम कर दिया इन्होंने, अपने आप ये दूर आ गए, मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ गए। ऐसा इसलिए नहीं बना। लेकिन अब अगर मैं AB2L1 कर दूं, अब अगर मैं क्या कर दूं, AB2L1 कर दूं, है ना, AB2
L1 मतलब L का मतलब है बेटा लोन पेयर, L1 का मतलब क्या है लोन पेयर, मतलब अब एक लोन पेयर आ गया, मतलब इसी कंडीशन को मैंने यहां लिखा, वापस से समझते जाना, इसी कंडीशन को मैंने यहां पर लिखा, लोन पेयर को ऐसे बनाते बेटा, लोन पेयर को ऐसे बनाते, या तो 2 डॉट लिख दो या फिर 2 आंखों वाला भूत बना दो, तो लोन पेयर ऐसा बना दिया। अब मुझे बताओ कि अभी तक तो उस पे ऊपर वाले केस में लोन पेयर नहीं था बेटा, लेकिन अब दूसरे वाले केस में मान लो अपन ने ऐसा कोई केस लिया, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर है, तो बेटा लोन पेयर भी तो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर रिपल्शन भी तो लगेगा। अभी तक तो सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन की बात करके हमने इसको लीनियर बना दिया, लेकिन बेटा अब एक नए तरह का रिपल्शन आ गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी तो आ गया, तो ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर आपस में भी तो रिपेल करेंगे, तो बताओ ये ऐसा ही रहेगा या थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट हो जाता है कैसा, ए ये लोन पेयर हो जाएगा, ये यहां पर बी आ जाएगा और ये यहां पर बी आ जाएगा, ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो सही हो जाती है, इसको अपन बोलते हैं क्या, बेंट। क्या बोलते हैं इसको, हम बेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अब एक बात और सुन लो, एक बार और सुन लो कि यहां पर हमने सिग्मा बॉन्ड पेयर देखने हैं, सिर्फ क्या देखने हैं हमको, सिग्मा बॉन्ड पेयर। अब आप बोलोगे कि सिग्मा बॉन्ड पेयर क्यों सर, पाई क्यों नहीं देखते, तो बेटा एक बात बताओ, मैंने यहां पर अगर पाई बॉन्ड लगा भी दिया, मैंने यहां पर अगर पाई बॉन्ड लगा भी दिया, तो क्या ये लीनियर नहीं बचा क्या, अभी भी लीनियर है। मैंने यहां और पाई लगा दिया, अब बताओ क्या ये लीनियर नहीं बचा क्या, अभी भी लीनियर है सर। तो इसका मतलब है शेप को और ज्योमेट्री को डिसाइड किसने किया था, सिग्मा ने किया था या पाई ने किया था। तो सर आपने जब पहली बार किस तरह से जोड़ा उसी पर शेप आ जाएगी। पहली बार 2 लोगों को या 2 चीजों को आप पहली बार किस तरह से जोड़ रहे हो, पहली बार किस तरह से जोड़ रहे हो, उनकी शेप उसी पर तो डिपेंड करेगी। मैंने एक से इसको यहां जोड़ा तो अब ये राइट एंगल पर जुड़ गया ना, अब मैं यहां पे बीच में कितना भी लगाऊं सारे एक जैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा नहीं ऐसे जोड़ूं तो फिर ये लीनियर जुड़ता। मतलब मैंने पहले वाले को किस तरह से जोड़ा है, और पहली बार में बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड होता है। एनसीईआरटी ने उल्टा घुमा के लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने बोला हुआ है वीएससीपीआर में कि हम मल्टीपल बॉन्ड्स को, क्या बोला उन्होंने, हम मल्टीपल बॉन्ड्स को एक सिंगल सुपर पेयर मानेंगे। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब वही बेटा पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे, एक और पाई बन जाएगा इसके साथ तो ट्रिपल बॉन्डेड हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा, हम मल्टीपल बॉन्ड्स को सिंगल सुपर पेयर, क्या बोला, सिंगल सुपर पेयर। मतलब वो आपको एक तरह से अपनी थ्योरी को समझाने के लिए ये बोल रहा है कि आपको 3 बॉन्ड दिख रहे हैं किसी के बीच में तो एक ही मानो, और कह रहा है या आपको 2 दिख रहे हैं तो भी एक ही मानो। मैं कह रहा हूं कि जो एक है उसी को गिनो, मैं क्या कह रहा हूं, जो एक है उसी को गिनो। दोनों बातों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूं वो आपको जिंदगी पर कंफ्यूजन में नहीं रखेगा। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि किसी की ज्योमेट्री किससे डिसाइड होती है, सिर्फ सिग्मा से डिसाइड होती है। क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है। सिग्मा का मतलब होता है कि पहले किस तरह से जुड़ गए, पहले वो लीनियर जुड़ गए, 3 एटम लीनियर जुड़ गए इस तरह से। तो अब उसमें तुम पाई लगाओ, यहां पे चाहे एक और पाई लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो तब भी लीनियर रहेगा। मतलब डिसाइड किसने किया, सिग्मा ने किया या पाई ने किया, सिग्मा ने किया। तो एनसीईआरटी पता नहीं घुमा के लिखता है, कह रहा कि मल्टीपल बॉन्ड्स को हम सिंगल सुपर पेयर, अरे भाई पहले 3 को हम एक मान रहे हैं। मैं कह रहा हूं सब कुछ एक की वजह से ही हो रहा है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। मतलब हम यहां पर किस किस के बीच में बात करेंगे, जब हम आप कैलकुलेट करेंगे बेटा, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम सिग्मा बॉन्डिंग पेयर को ही कैलकुलेट करेंगे। मतलब यहां पर AB2 लिखा है तो इसका मतलब है इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर की ही बात कर रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। तो आगे मैं अपना बता दूंगा, फिलहाल तो मैंने आपको समझा दिया है। तो पाई वगैरह काउंट, पाई की वजह से ज्योमेट्री पर असर नहीं आता, अभी तक के लिए इतना याद रख लो। उसके बाद हम यहां पर रिपल्शंस की बात कर रहे थे, तो वो मैं समझा देता हूं। एक लोन पेयर ले लिया, फिर 2 लोन पेयर ले लिया, फिर यहां पर बी ले लिया, फिर यहां पर बी ले लिया। अब देखो ये जो एक केस है, इस केस में हम 2 तरह के रिपल्सन है, एक, फिर उसके बाद 2 और उसके बाद 3 तरह के रिपल्सन है। अब आप बोलोगे सर इधर वाला तो वही है ना बेटा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, मतलब बी टाइप का ही हुआ, तो ये तो बी ही टाइप का है तो इसलिए नहीं लगाया। तो इसमें टोटल कितने रिपल्शन हो रहे हैं, टोटल रिपल्शन हो रहे हैं, कितने तरह के रिपल्शन हो रहे हैं, टोटल 3 तरह के। एक वो जिसमें लोन पेयर है, एक वो जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, और एक वो जिसमें बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर, एनसीईआरटी ने लिखा है, लोन पेयर एक्वायर्स मोर एवरेज स्पेस ऑन सेंट्रल एटम, लिखा है एनसीईआरटी ने, क्योंकि जो लोन पेयर होता है, जो नॉन बॉन्डिंग पेयर होता है, वो ज्यादा स्पेस मांगता है सेंट्रल एटम पे, क्योंकि उस पर अट्रैक्शन सिर्फ एक एटम का लग रहा है।
आप खुद सोचो, जो दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम आ रहे हैं, उनका ध्यान रखने वाले तो बेटा दो दो लोग हो गए हैं। उनको ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि अब अब बी और ए दोनों के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उन पर लग रहा है। तो वो इस बात से नाराज हो गए लोन पेयर, कहते हैं कि यार भैया हम पर ना तुम, एक तो तुमको बॉन्ड बनाने नहीं लगे, दूसरा हमारा ध्यान भी सिर्फ तू ही रख रहा है अकेला एक। तो बोलेगा कि हमको जगह ज्यादा चाहिए। क्या बोलेगा? हमको जगह ज्यादा चाहिए। अब जो नाराज लोग होते हैं झगड़े ज्यादा करते हैं, नाराज लोग होते हैं वो झगड़े ज्यादा करते हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन सा होगा? ए के बीच में। ये दोनों आपस में ही सबसे ज्यादा मतलब झगड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों को जगह ज्यादा चाहिए, दोनों जगह के लिए लड़ेंगे, ज्यादा लड़ेंगे। फिर एक ऐसा जो जगह के लिए लड़ेगा और एक जो थोड़ा बहुत ठीक है, ज्यादा नहीं झगड़ा करेगा, है ना। तो बताओ कि यहां पर क्या होगा? इसको अपन क्या कर लेंगे? बी कर लेंगे। फिर यहां पर ये देखो दोनों ही क्या है? दोनों ही बॉन्ड पेयर है, तो ये बी हो जाएगा। तो याद रखना बेटा रिपल्शन का ऑर्डर क्या होता है? लोन पेयर लोन पेयर। रिपल्शन का ऑर्डर क्या होता है? लोन पेयर लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। यही होगा बेटा। सी का मतलब बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। वापस देख लो, ए का मतलब क्या है? लोन पेयर, सबसे ज्यादा रिपल्शन करेंगे। फिर बी का मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सी फिर बॉन्ड पेयर। इस वजह से यहां पर आप खुद सोचो ना, अगर सी का रिपल्शन सबसे कम हो, सी करे ही नहीं, मान लो आप एक बार के लिए मान लो कि सी का रिपल्शन सबसे कम हो, है ही नहीं, तो फिर तो ये दोनों मिल जाते हैं। या एक बार के लिए आप मान लो कि सी वाला रिपल्शन अगर मैक्सिमम कर दूं, मतलब मैं ये मान लूं एक बार के लिए, जो कि होता नहीं है, कि बॉन्ड पेयर अगर मैक्सिमम होता, अगर बॉन्ड पेयर मैक्सिमम होता, तो बेटा ये बेंट ही नहीं होता, ये लीनियर ही रहता। बोलता हम हिलेंगे ही नहीं, बोले हमारे बीच में रिपल्शन ज्यादा है, हम तो यहीं रहेंगे। ऊपर वाला इनको दबा ही नहीं सकता, ऊपर वाला इनको दबा ही नहीं सकता। लेकिन कहानी शुरू हुई है यहां से। ये आपस में इस तरह से हुए, जब ये आपस में इस तरह से होंगे रिपेल करके, तो ये इसको दबाएगा, ये इसको दबाएगा, और अल्टीमेटली ये एंगल कम होगा। एक कैंची की तरह, एक सीजर की तरह आप सोचो कि अगर वो आप इस तरह से यहां पर ऐसे इनको ज्यादा कर रहे हो, तो नीचे वाला जो है वो पास में आएगा। क्लियर है बेटा? चीजें समझ आ रही है? चलिए, तो रिपल्शन का ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। अब हम जो है हमारे रिपल्शन ऑर्डर यहां पे लिखना था, बेसिकली मैंने वहां लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं इसको हेडिंग लगा देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये रिपल्शन ऑर्डर वाली स्लाइड यहां पे मैंने ऐसे समझा दी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम क्या करेंगे, कुछ मोनोसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, हमने सिर्फ थियरी पढ़ी है, इस थियरी के बेसिस पर डिफरेंट हम ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह देखेंगे, डिफरेंट शेप्स देखेंगे। वो हम करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।